हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 19 के 1 से 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग इस क्लास में 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखेंगे जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा अर्थात डिस्क्राइब करने लायक होगा उसको हम लोग बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, और जो डिस्क्राइब करने लायक नहीं होगा और वह स्वयं में परिभाषा के साथ होगा तो उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ताकि हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से कम में ही हम लोग इस क्लास को खत्म कर लें। और 1 घंटा नहीं होता है तो 1 घंटा 10 मिनट या 11 मिनट तक अधिकतम जा सकता है, क्योंकि डिस्क्राइब करने में ज़्यादा समय लगता है। अगर बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम लोग अवश्य डिस्क्राइब करेंगे, और जहाँ पर डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है, निम्नलिखित में से कितने प्रिसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स के उदाहरण हैं? प्रिसिजन थेरेप्यूटिक्स के उदाहरण हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है जी, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? सही कथन पूछा जा रहा है। बायोथेरेप्यूटिक्स के संदर्भ में सही है, और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है केवल 1, केवल 2, ऐसे ऑप्शन का तरीका है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिसिजन बायोथेरेपिक्स यहाँ पर दे रहा है CAR-T कोशिका चिकित्सा, उसके बाद से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसके बाद से mRNA टीके, उसके बाद से CRISPR-Cas9 जीन सुधार। तो यहाँ पर प्रिसिजन थेरेप्यूटिक्स के संदर्भ में एक बार आप लोग समझ लीजिएगा तो तुरंत इसका आंसर निकल जाएगा। प्रिसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स क्या कहते हैं जी? तो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें से शरीर का जो प्राकृतिक रूप है उसमें से कोशिका उसके आनुवांशिकता में थोड़ा-सा परिवर्तन करने का कोशिश किया जाता है। उसके स्वरूप में ही परिवर्तन करने का मूल स्वरूप, जैसे आजकल जो दवाई खाते हैं, पारंपरिक रूप से दवाइयाँ खाते आते रहते हैं, तो यह मानव पर के रोगों को ठीक करता है, लेकिन मूल उसके आनुवांशिकता को परिवर्तन करने का नहीं करता है। लेकिन जो ऐसा दवाई, ऐसी चिकित्सा जिसमें मूल में परिवर्तन आ जाए। मान लीजिए कि एक मनुष्य का कोशिका है, इसमें से जो भी स्ट्रक्चर है, केंद्रक है और एमआरएनए है, ये सभी लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें कुछ परिवर्तन करने कहा जाए, मूल स्वरूप में ही परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए, तो उसको प्रिसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स कहते हैं। तो इसको आप लोग समझ चुके हैं। एक तरह से कहिए तो डीएनए, आरएनए में कुछ परिवर्तन कर देना। तो यहाँ पर CAR T सेल थेरेपी था एकदम, यह CAR T सेल थेरेपी कुछ ही दिन पहले जो चर्चा में था, ये कोशिका में यह भी परिवर्तन करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाकर शरीर में डाल देना और वह हमेशा जीवन भर बना रहता है, और यह शरीर को एक विशेष प्रकार के, मतलब कि जिस प्रकार के एंटीबॉडी को डाला जाएगा वह उसी प्रकार के जीवाणु या फिर विषाणु का प्रतिरोधक क्षमता जीवन भर उत्पन्न करते रहेगा। इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। mRNA टीके, तो आप बताइए कि हैं कि आरएनए में परिवर्तन कर देना, तो यह हो ही जाएगा। उसके बाद से CRISPR-Cas9 जीन सुधार, यह तो एकदम सही है कि जो आप लोग नाम सुने होंगे, जो डीएनए होता है उसको अनुक्रमों को तोड़कर जो कि पहले से आनुवांशिक पिता की जानकारी देने के लिए पहले से CRISPR-Cas9 का ही प्रयोग किया जाता था, जिसमें से क्या कहते CRISPR-Cas9 के एंजाइम का प्रयोग करके पहले डीएनए को तोड़ा जाता था, फिर से पितरों के डीएनए को तोड़कर इसमें आपस में मिलाया जाता था। जब एक दूसरे से मिल जाता था तो उसको कहते थे कि यह समान पैतृक वंशज के हैं। तो ये भी तो है कि इसमें भी जीन और डीएनए, आरएनए से परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात चारों के चारों प्रिसिजन बायोथेरेपेutiक्स से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चारों के सभी चारों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना जो है आधुनिक क्वांटम घड़ी में समय मापने का मूल आधार है? भौतिक घटना जो है आधुनिक क्वांटम घड़ी में समय मापने का मूल आधार है। यहाँ पर दे रहा है रेडियोधर्मी समस्थानिकों में परमाणु क्षय की आवृत्ति। क्या कह रहा है? परमाणु क्षय की आवृत्ति। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर संक्रमण में से उत्पन्न प्रकाश आवृत्ति। तो यहाँ पर भौतिक घटना क्वांटम घड़ी के में समय मापन के मूल आधार क्या है जी? तो यहाँ पर इसके बाद से दे रहा है लेजर इंटरफेरोमीट्री का उपयोग करके निर्वात में प्रकाश की गति का मापन। उसके बाद से लगाए गए वोल्टेज के तहत क्वार्ट्ज क्रिस्टल का स्थिर दोलन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर संक्रमण से उत्पन्न प्रकाश आवृत्ति से जुड़ा है, और क्वांटम घड़ी में समय का मापन का मूल आधार यही है, ऊर्जा स्तर संक्रमण से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोट्रिग प्रौद्योगिकी का उल्लेख निम्न में से किस संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पर जो है बायोट्रिग प्रौद्योगिकी किस संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पर ताप अपघटन प्रक्रिया पर आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ताप अपघटन प्रक्रिया पर आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके परमाणु अपशिष्ट का अपघटन। उसके बाद से सूक्ष्म जीवों और एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिक अपशिष्ट का अपघटन। उसके बाद से पादप अवशेषों का उपयोग करके भवन निर्माण सामग्री का विकास। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप अपघटन प्रक्रिया पर आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी या बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। तो बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं जी? तो जो कूड़ा कचरा जो पहले से निकलता था उसमें एक ही प्रक्रिया थी। उसमें क्या किया जाता था, डंप को ले जाकर कहीं गड्ढे पर डालकर मिट्टी ढक देना, तो उसको डंपिंग कहा जाता था। लेकिन बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी में क्या किया जाता है जी? तो जो भी कूड़ा कचरा शहर से निकलता है उसको ले जाकर विशेष प्लांट में रखा जाता है। प्लांट में जो जलाने लायक जो चीज़ होता है, ये या फिर उसको मान लीजिए कि जो अच्छा चीज़ है उसको निकाल लेना, अच्छा चीज़ है, उपयोगी है, उसको निकालने के बाद जो कचरा बच जाए और उसका उपयोग किसी तरह से भी ना हो, तो उसको एक ऐसे चेंबर में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर उच्च ताप और उच्च दाब होता है, जिसके कारण वह
वह स्वतः ही भस्म हो जाता है उसमें, और इसका जो भस्म निकलता है उसको भूमि में भूतरित कर दिया जाता है, जिससे कम से कम प्रदूषण होता है। तो यही है ताप अपघटन की प्रक्रिया में ही प्रक्रिया है बायोमेट्रिक बायोट्रिक संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण, जिसको ओटीईसी कहते हैं, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओटीईसी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर तेरा ओटीईसी प्रौद्योगिकियां विद्युत उत्पादन के लिए महासागर की सतह पर गर्म समुद्री जल और गहराई पर ठंडे समुद्री जल के बीच तापांतर का उपयोग करती हैं। ठंडे समुद्री जल के बीच तापांतर का उपयोग करती हैं जी। यहाँ पर किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो ओटीईसी के संदर्भ में। और उसके बाद से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही कथन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं, ऐसा करके ऑप्शन का तरीका यही है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो दे रहा है कि महासागर की सतह, ओटीईसी को एक बार समझ लेते हैं, चाहे पढ़ने के बाद हम लोग समझेंगे इसको। ओटीईसी प्रौद्योगिकी विद्युत उत्पादन के लिए महासागर की सतह पर गर्म समुद्री जल और गहराई पर ठंडे समुद्री जल के बीच तापांतर का उपयोग करते थे। एकदम सही है। ये यहाँ पर ओटीईसी का जब फॉर्मूला ही मतलब कि इसको जब डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे तो तुरंत निकल जाएगा इसका। ये तो परिभाषा ही दिया हुआ है। दूसरा नंबर दे रहा है, खुले चक्र ओटीईसी में समुद्री जल का कार्यात्मक द्रव के रूप में उपयोग किया जाता है। समुद्री जल का कार्यात्मक द्रव के रूप में उपयोग किया जाता है। और वर्तमान में यहाँ पर वर्तमान में ओटीईसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्कैंडिनेवियाई प्रदेश में 1000 मेगावाट क्षमता संयंत्र निर्मित किए गए हैं। 1000 मेगावाट के क्षमता संयंत्र निर्मित किए गए हैं जी, वो भी स्कैंडिनेवियाई देश में। एक नंबर, दूसरा नंबर एकदम सही, एक नंबर हम बताइए किए थे कि एक नंबर सही है, दूसरा नंबर भी सही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 1000 मेगावाट का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी तक स्कैंडिनेवियाई देश जो ओटीईसी का उपयोग करने में सबसे आगे हैं, वे अभी तक कितना कर सके हैं जी, तो मात्र 10 मेगावाट तक अभी तक उत्पादन कर सके हैं। ओटीईसी क्या कहते हैं जी, आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। जो महासागरीय ऊर्जा का उपयोग करना, महासागरीय ऊष्मा का उपयोग करना कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि ये समुद्र है और ये काफी गहरा है, तो ऊपर जो सूर्य का किरण पड़ता है तो ऊपर का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। 40 डिग्री प्लस सेल्सियस होता है, 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान होता है। और नीचे का तापमान आप लोग खूब अंदर जाइएगा तो यहाँ पर 1-2 डिग्री सेल्सियस या फिर माइनस में भी तापमान चला जाता है। तो उतना माइनस में तो नहीं, हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं या फिर 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक चला जाता है अंदर गहराई की तरफ। तो यहाँ पर एक ऐसा लिक्विड रख दिया जाए, मान लीजिए कि एक ऐसा मशीन रख दिया जाए जो कि इस तरह से यहाँ से दोनों से, यहाँ से ऊपर से ओशन के सतह से लेकर नीचे तक जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ से तापमान से, इस तापमान से तो ये क्या होगा, द्रव जो है, मान लीजिए कि इसमें कोई ऐसा द्रव भरा हो जो कि ये यहाँ पर वाष्पित हो जाता हो, नीचे आने पर द्रवित हो जाता हो। तो देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गर्म तापमान रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा, क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा, तो ताप के कारण नीचे जाएगा। लेकिन जैसे ही नीचे जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पाते ही ठंडा होकर द्रवित बन जाएगा। लेकिन यह क्या करेगा, इस तरह से, एक तरह से इस द्रव पर दाब डालेगा, तो द्रव पुनः से ऊपर जाएगा। और द्रव ऊपर जाकर वाष्प बनेगा, वाष्प बनकर पुनः जल बनेगा, जल बनकर पुनः वाष्प बनेगा, वाष्प बनकर जल, मतलब कि ये एक तरह से सर्कल चलने लगेगा। अब सर्कल जब तेज हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, पहले से क्या लगा कर रखेंगे कि इसमें डायनेमो लगा देंगे, यहाँ पर भी डायनेमो लगा सकते हैं, यहाँ पर भी डायनेमो लगा सकते हैं, मतलब एक ही दो डायनेमो लगा देंगे। अब ये जो सर्कुलेट कर रहा है, तो सर्कुलेशन की ऊर्जा को ही यहाँ पर डायनेमो से विद्युत बना लेना है। यह महासागरीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है इसे। तो यहाँ पर ओशन थर्मल का उपयोग करके बिजली बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई देश जो सबसे आगे है, उन्होंने अभी तक कितना बनाया है जी, तो 10 मेगावाट क्षमता हासिल कर लिया है। विश्व तो अभी बहुत पीछे है। अन्य देश जैसे भारत में भी अभी काफ़ी कम ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यही चक्र का उपयोग किया जाता है। और इससे क्या कहते हैं जी, ओटीईसी से सिर्फ डायनेमो, मतलब कि विद्युत का ही उत्पादन नहीं होता है, बल्कि जलवायु, मतलब कि जलवायु कह रहे हैं कि मौसम के बारे में जानकारियाँ भी मिलती रहती है। जलवायु, मौसम, इन सब के बारे में पूर्वानुमान करने में भी सहायता मिलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक तीर से दो निशाना हो सकता है, मतलब ये लगा देंगे, हम लोग को मौसम की भी जानकारी मिलेगा, जलवायु की भी जानकारी मिल जाएगा आराम से। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि 10 मेगावाट होना चाहिए था। यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा 2025 का आर्थिक विज्ञान अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित योगदानों में से किसके लिए प्रदान किया गया है। तो 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है, यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर एबीसीडी करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एबीसीडी करके दिया होता है, आर्थिक मतलब अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार, यहाँ पर दे रहा नवाचार संचालित समृद्धि और रचनात्मक विनाश की भूमिका की व्याख्या के लिए। और इसके बाद से दे रहा मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों में शामिल करने वाले व्यवहारिक मॉडल विकसित करने के लिए। उसके बाद से आरसीटी का उपयोग करके निर्धनता उन्मूलन पर योग सिद्ध साक्ष्य प्रदान करने के लिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 के नंबर ही है, नवाचार संचालित समृद्धि और रचनात्मक, मतलब कि ये कहा गया है कि जहाँ पर रचनात्मकता होगी और नवाचार होगा। एक तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा, तो इन दोनों को जो नोबेल पुरस्कार 2025 में ही मिला है, तो क्यों दिया गया है जी, तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि जिस देश में, जिस क्षेत्र में नवाचार होता है और रचनात्मकता होती है, वो काफ़ी तेज़ी से समृद्ध करता है। और इसी को विभिन्न तरीके से, विभिन्न उदाहरणों से, विभिन्न गणितीय विधि से इन्होंने समझाया है, इसीलिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इन लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक जिसको पीओपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कथन एक, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो है स्थलीय, जलीय पारितंत्रों में संचित हो जाते हैं। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो है स्थलीय और जलीय पारितंत्रों में संचित हो जाते हैं जी। उसके बाद से पीओपीएस या स्थायी कार्बन प्रदूषक जो है वसा युक्त उत्तकों में विलय होते हैं और जल में विखंडन का प्रतिरोध करते हैं। क्या करते हैं जी? तो जल में विखंडन का प्रतिरोध करते हैं। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अच्छा, तो हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए हैं इसको, और यहाँ पर व्याख्या से जुड़ा हुआ है, तो पहले तो याद होना चाहिए कि व्याख्या का तरीका क्या होता है। एक भी हम लोग का सही या फिर गलत मिल जाए तो आराम से निकल जाएगा, दोनों का दोनों सही है तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर जो दे रहा है कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण स्थलीय और जलीय पारितंत्र में संचित हो जाते हैं, एकदम सही है। स्थायी उसी को कहते हैं जो कि संचित हो जाते हैं और उनका नाश नहीं होता है। जैसे अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण एक तरह से मानिए तो जो खाना पीना, जो मान लीजिए कि सड़ा हुआ भोजन है वह सड़ गया, तो सड़ गया तो क्या है? अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक है। क्यों जी? ये सड़ेगा तो कुछ दिन तक बदबू देगा, थोड़ा सा मच्छर मक्खी को बढ़ाएगा, थोड़ा सा कीटाणु विटाणु को बढ़ाएगा, लेकिन जब ये सड़ कर कुछ ही दिनों बाद 5 से 6 दिन या 10 दिन बाद देखिएगा तो ये समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में तब्दील, मिट्टी या फिर अन्य कार्बनिक तत्वों में तब्दील हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। एक ही महीना बाद देख लीजिए या फिर 2 महीना बाद यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी कार्बनिक प्रदूषक जैसे आप लोग देखिएगा प्लास्टिक देख लीजिए, प्लास्टिक को गलने में लगभग 400 वर्षों तक का समय लग जाता है, तब जाके यह मिट्टी में बदलता है। 400 वर्षों तक ये बना रहता है मिट्टी में, जल में, इसीलिए इसको अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहेंगे। उसके बाद से पीओपीएस वसायुक्त ऊतकों में विलय होते हैं और जल में विखंडन का प्रतिरोध करते हैं, इसीलिए अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो है जलीय पारितंत्र में संचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का दोनों सही है। दूसरा जो है पहला नंबर की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है शुष्क अवशोषक अंतःक्षेपण और नम चूना पत्थर उपचार विधियां विख्यात है। शुष्क अवशोषक अंतःक्षेपण और नम चूना पत्थर उपचार विधियां विख्यात है। यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, इसका से कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से सल्फर ऑक्साइड को हटाने के लिए, उसका से भौम जल उपचार के लिए, उसके बाद से प्रवाल भित्तियों की बहाली के लिए, जी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए ड्राई सर्वोट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नॉन चूना पत्थर, यहाँ पर आप लोग इसको समझिएगा तो सबसे बहुत समय एफडीजी लगाने की बात की जा रही है, फिक्स डोज सल्फराइजेशन की बात की जा रही है। काफी समय से यह जितने भी पावर प्लांट है, कोयला संचालित पावर प्लांट है, उन सब में लगाने की बात की जा रही है। इसमें तकनीकी क्या होता है? तो कुछ इस तरह से मान लीजिए कि ये पावर प्लांट है जहाँ पर विद्युत बन रहा है, इसका एक चिमनी होता है जो धुआं ले जाता है ऊपर की तरफ। तो ये जो धुआं ले जाता है, तो कुछ ऐसी तकनीकी इस दीवार में लगा दी जाती है, जब ये धुआं जब ऊपर जाता है तो यहाँ इसमें का जो सल्फर है वो इस में क्या कहते हैं, इस उपकरण में चिपकते जाता है और चिपक जाता है। शेष धुआं जल वाष्प और अन्य गैसें निकल जाती है, जबकि सल्फर जैसा हानिकारक तत्व जो है ये इसमें सट जाता है और यह एक तरह से इकट्ठा होते जाता है और इसको धीरे धीरे पानी के माध्यम से नीचे कर लिया जाता है, गिरा लिया जाता है, इसको इकट्ठा करके किसी अन्य कार्य में उपयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो लगा होता है, क्या होता है जी? तो नम चूना मतलब चूना पत्थर होता है जहाँ पर हमेशा पानी डाला जाता रहता है एकदम पतली पतली नलियों के माध्यम से, जिसके कारण यह सल्फर को अपने आप में चिपका लेता है। तो इसलिए क्या होता है, सल्फर खत्म हो जाता है, जो इससे धुआं निकलता है। सबसे जो भी कोल प्लांट है तो वहाँ का सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक है, क्या होता है जी? तो सल्फर होता है। सल्फर को छांट लेने से काफी प्रदूषण की समस्या कम हो जाती है। यहाँ पर दूसरा नंबर सही है। अब हम लोग देखेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन, जिसको दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एशियान कहा जाता है, एशियान के संदर्भ में विचार करना है। और क्या विचार करना है जी? एशियान के संदर्भ में सही विचार करना है, एशियान के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। तो यहाँ पर जो दे रहा है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में। वर्तमान में आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं। आसियान में कुल कितने देश हैं जी? तो 10 सदस्य देश हैं। उसके बाद से यहाँ पर भारत की आसियान के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। यहाँ पर जो है व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बात कर रहा है। यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है कुआलालंपुर में मलेशिया में आयोजित हुआ था। और यहाँ पर दे रहा है कि भारत की आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, तो तीसरा नंबर भी सही है। लेकिन जो है यहाँ पर 10 सदस्य देश हैं, तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि पहले 10 थे लेकिन वर्तमान में कितने हो चुके हैं जी? तो 11। और ये कौन जुड़ा है जी? तो तिमोर लिस्ते 11वां सदस्य जुड़ चुका है। कौन जी? तो तिमोर लिस्ते का नाम सुने होंगे। यह छोटा सा द्वीपीय देश है, प्रायद्वीप की तरह है। तो ये जो है तिमोर लिस्ते इसमें 11वां सदस्य के रूप में जुड़ चुका है, इसीलिए 10 सदस्य नहीं बल्कि 11 होता तो सही होता। यहाँ पर 1 और 3 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर दे रहा है रिपोर्ट
या फिर सूचकांक जारी करता है। यहाँ पर दे रहा अनुकूलन अंतराल IUCN रिपोर्ट 2025 में, उसके बाद से विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड, विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड द्वारा, उसके बाद से विश्व आर्थिक परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड का जो है विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये जब सभी जो रिपोर्ट है कौन कौन जारी करता है। यहाँ पर आकाश कौन से कथन सही है, ऑप्शन का तरीका क्या, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। यहाँ पर इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते कौन सा रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है जी। तो यहाँ पर जो है अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, और यहाँ पर कह रहा है कि IUCN, तो यह एकदम सरासर गलती है, क्योंकि IUCN नहीं बल्कि UNEP द्वारा जारी किया जाता है। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट UNEP द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा नंबर विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड द्वारा, एकदम दूसरा नंबर एकदम सही है, अंकटाड द्वारा ही विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व भर में कौन सा देश, किस देश में ज्यादा निवेश जा रहा है, किस देश में कम निवेश जा रहा है, और निवेश के कौन कौन से प्रमुख कारक बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पर इन सभी की निगरानी रखता है यह अंकटाड। और तीसरा नंबर है विश्व आर्थिक परिदृश्य, यहाँ पर और दे रहा कि IMF, तो यहाँ पर एकदम सही है। विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF ही जारी करता है। दूसरा और तीसरा सही है, फर्स्ट गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल 2, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जिसको ईस्ट एशियन समिट 2025 कहेंगे, के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है। ईस्ट एशियन समिट 2025 के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी लाओस ने की थी। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी लाओस ने की थी। उसके बाद से पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है भारत, जो है इसका संस्थापक सदस्य है जी ईस्ट एशियन समिट का। तो यहाँ पर जो है दूसरा नंबर तो एकदम सही है कि इसका संस्थापक सदस्य भारत भी है ईस्ट एशियन समिट का। लेकिन जो फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि पूर्व 2025 की मेजबानी लाओस ने की है, तो यहाँ पर यह गलती हो जाएगा, क्योंकि 2025 के यहाँ पर 2025 में किसमें हुआ है जी, तो यह जो है मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है। मलेशिया के, और एक तरह से कहें तो मलेशिया ने किया है। इसकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2025 में मलेशिया ने किया, 2024 में लाओस ने किया था, 2024 में लाओस ने किया था। तो यहाँ पर एक नंबर गलती है, कैसे कि लाओस 2025 में मलेशिया ने किया है। तो यहाँ पर एक नंबर गलत, दूसरा नंबर सही, तो ऑप्शन नंबर B केवल 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर देते हैं। यहाँ पर तेरा प्रायः सुर्खियों में उल्लेखित क्षेत्र, और उसके बाद से उल्लेख सुर्खियों में होने का कारण, तो कौन सा क्षेत्र क्यों सुर्खियों में रहा है उसका कारण बता देना है। और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है, सही बताना है, सही युग्म चुनना है, केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन, कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो है सुर्खियों का क्षेत्र देख लें, यहाँ पर तेरा स्कार्बरो शोल, और क्या कर रहा है, चीन और फिलीपींस के बीच द्वीप विवाद। उसके बाद से दे रहा है फरगना घाटी, उसके बाद से मोजाम्बिक में विद्रोह, फरगना घाटी। उसके बाद से काबो डेलगाडो, मध्य एशिया में सीमा संघर्ष, काबो डेलगाडो मध्य एशिया में सीमा संघर्ष। यहाँ पर स्कार्बरो शोल एकदम सही है कि फिलीपींस और चीन के बीच का सीमा द्वीपीय विवाद है। इसको कुछ मैप में देखेंगे तो कुछ यहाँ से ऐसे जो चीन आता है, तो यहाँ पर जो और यहाँ पर कुछ ऐसे है, फिलीपींस छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है, जो कि यहाँ पर स्कार्बरो शोल का क्षेत्र है। स्कार्बरो शोल जो है यह जो है फिलीपींस के 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल के दूरी के बीच में आता है, अर्थात इसके EEZ के बीच में आता है। लेकिन चीन फिर भी कहता है कि, और चीन से तो लगभग 800 किलोमीटर की दूरी है। चीन से कितना 100 किलोमीटर की दूरी है जी, तो लगभग 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी है यहाँ तक आने में। और फिर भी और यहाँ पर इसे कितना दूरी है, तो 200 किलोमीटर से कम ही है। तो यहाँ पर इसीलिए फिलीपींस कहता है हमारा है, चीन कहता है कि नहीं यह हमारा है। तो इसीलिए विवाद हमेशा चलता रहता है। दूसरा नंबर जो दे रहा है कि फरगना घाटी मोजाम्बिक में है, तो ये तो साफा साफा एकदम बताइए फरगना घाटी कहाँ पर है। तो फरगना का नाम इतिहास भूगोल कई बार आया है कि ये कहाँ पर है जी, तो फरगना घाटी मध्य एशिया का है, मध्य एशिया में है। यह जो है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच का क्षेत्र है, तो यह फरगना घाटी। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलती, मध्य एशिया से संबंधित है, तो यहाँ पर मध्य एशिया ये होना चाहिए था। और काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में विद्रोह का क्षेत्र है, तो काबो डेलगाडो का संबंध इससे है। तो यहाँ पर दूसरा 2 और 3 दोनों का दोनों गलती है, केवल सही है एक नंबर, तो केवल 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव ईंधन के उत्पादन और उनके स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ईंधन के उत्पादन और उनके स्रोतों के संदर्भ में विचार करना है। और क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। ईंधन के उत्पादन और उनके स्रोतों के संदर्भ में यहाँ पर जैव ईंधन दे रहा है, उसके बाद से खाद्य फसलें दे रहा है। यहाँ पर दे रहा है प्रथम पीढ़ी, क्या दे रहा है जी, तो प्रथम पीढ़ी यहाँ पर दे रहा है चावल की भूसी, द्वितीय पीढ़ी मक्का, तृतीय पीढ़ी विशेष रूप से इंजीनियर्ड शैवाल। यहाँ पर दे रहा है इंजीनियर्ड शैवाल जो है, और यहाँ पर कौन सा सही कथन पूछा जा रहा है, केवल ऑप्शन का तरीका क्या है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड बेहतर तरीका से लग सकता है, अर्थात एक भी दो भी गलती हम लोग को मिल गया, हम लोग का फटाक से आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर जो दे रहा है कि प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी आप लोग 4 जनरेशन से मान्यता पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट जनरेशन 1G 2G ऐसे भी कहें तो इसको चलेगा, 1G 2G 3G। जो भी बायोफ्यूल होते हैं उनको 4 श्रेणी में बांटा जाता है। फर्स्ट जी में क्या होता था, खाद्यान्न से ही
जो खाने लायक है चावल, गेहूँ, मक्का जो कि खुद मानव खा सकता है, तो उससे जैव ईंधन प्राप्त करना 1G में रखा जाता है। 2G में जो अनाज खराब हो चुका है या फिर उपयोग के लायक नहीं है, उसको 2G में रखा जाता है। 3G में किसको रखते हैं जी? द 3G में मतलब कि जो भी पेड़-पौधे हैं उनको मतलब कि जो पेड़-पौधे हैं मतलब मानव के प्रत्यक्ष उपयोग के लायक नहीं है, पेड़-पौधे, कचरा ये सब इन सभी को खत्म करके कचरा हुआ या फिर कहें तो उसको जो बायो अपशिष्ट जो होता है शहरों से निकलता है, जो शहरों से कचरा होता है उनसे उस कचरे से जैव ईंधन बना लेना 3G में रखा जाता है। 4G में किसको रखते हैं? तो एक इंजीनियरिंग जीव ऐसा जीव बना देना जो कि बायोफ्यूल उत्पन्न करे। तो बायोफ्यूल उत्पन्न करने का जीव बना देना, सूक्ष्म जीव बना देना, यहाँ पर 4G में रखा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि चावल की भूसी तो यह मक्का से संबंधित होना चाहिए और द्वितीय पीढ़ी जो दे रहा है चावल की भूसी से संबंधित है, तो यहाँ पर ये चावल की द्वितीय पीढ़ी चावल की भूसी से होना चाहिए था। और तीसरा नंबर दे रहा है तृतीय पीढ़ी में दे रहा है कि इंजीनियर्ड शैवाल जो है इसमें भी ला दिया जाता है, 3G में भी इसको भी शामिल किया जाता है क्योंकि जो ऐसे शैवाल होते हैं जो कि कचरे को खाकर समाप्त कर देते हैं और उनसे बायोफ्यूल बना लेते हैं, तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा नंबर सही है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर जो पूर्व की जो किताब के अनुसार देखें तो यहाँ पर 3G में क्या आना चाहिए था जी? कचरा नगर पालिका अपशिष्ट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दे रहा है तो हम लोग कैसे के ऑप्शन का दूसरा तरीका ही नहीं है यहाँ पर। एलिमिनेशन मेथड कोई नहीं होता तो कोई नहीं लगा सकते थे क्योंकि 3G में मुख्य तौर पर जब कहीं पर मीन्स लिखना हो तो 3G में क्या आता है जी? तो 3G में जो आते हैं वे कचरे को उपयोग डंपिंग जो फेंक दिया जाता है उस कचरे से, जैसे कि जो नगर पालिका अपशिष्ट होता है उनसे जैव ईंधन बना लेना 3G में रखा जाता है, 4G में इसको रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दे चुका है मजबूरी है रख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच यहाँ पर दे रहा है हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच नियम। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन का तरीका क्या है। यहाँ पर दे रहा है सही कथन है कौन सा है और तरीका है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच नियम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अधिसूचित किए गए थे। 2001 के तहत अधिसूचित किए गए थे। हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच नियम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अधिसूचित किए गए थे। इसके बाद से अब सभी उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस की अनुमति है। ग्रीन ओपन एक्सेस की अनुमति है जिसमें न्यूनतम लेन-देन सीमा 100 किलोवाट निर्धारित की गई है। न्यूनतम लेन-देन सीमा 100 किलोवाट। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है कि नियमों के तहत डिस्कॉम उन पात्र उपभोक्ताओं के लिए हरित ऊर्जा की खरीद करने और उन्हें आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे जो हरित ऊर्जा की मांग करते हैं। तो यहाँ पर यह जो देखेंगे हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के संदर्भ में ये कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अधिसूचित है, तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि यह जो है हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच नियम, यह हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच नियम 2022 से यह बना है। इसके तहत ही तो 2022 में जो हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच नियम 2022 में बना था उसके तहत यह दिया जाता है। इसके तहत यह पहल की गई है, ना कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत। यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर गलत है। दूसरा नंबर दे रहा अब सभी उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस की अनुमति है जिनमें न्यूनतम लेन-देन की सीमा 100 किलोवाट निर्धारित है। तो एकदम सही है। हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच का यह प्रावधान और इस संदर्भ में हम देख लेते हैं। देख लेते हैं पहले फर्स्ट नंबर, तब हम लोग इसके संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो नियमों के तहत डिस्कॉम उन पात्र उपभोक्ताओं के लिए हरित ऊर्जा की खरीद करने और उन्हें आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे जो हरित ऊर्जा की मांग करते हैं। तो एकदम सही है यह। हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच का संदर्भ क्या है जी? तो कोई एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति है या फिर कहें तो मतलब मान लीजिए कि एक अमीर व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति है और वो चाहता है कि पर्यावरण की रक्षा करें। तो वो विभिन्न बुद्धि लगा लेता है, तो उसमें से एक बुद्धि उसके दिमाग में आता है क्यों ना हम लोग हरित ऊर्जा का उपयोग करें। मतलब कि वैसी ऊर्जा जो कि पवन से बने, सौर से बने या फिर कोई अन्य तकनीक से नवीनतम तकनीक से, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक से बन जाता हो जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो। ये क्या करता है, ये जाकर पहुँचेगा बिजली विभाग में, पूछेगा बिजली विभाग से, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से कि ये जो बिजली हमारे घर आ रहा है कैसा आ रहा है? तो कहेगा कोयला से बन के आ रहा है, कोयला से बना के आ रहा है। तो ये कहेगा ना हमको कोयला वाला नहीं चाहिए बल्कि हमरा को चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए मतलब कि जो सूरज से बना हो, पवन से बना हो, चाहे कौन चीज़ नया चीज़ से बना हो। तो पहले होता था ऐसा कुछ माँग करने की शक्ति नहीं होता था, चाहे वो अंबानी चाहे अडानी क्यों ना हो, कि जाकर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में नहीं कह सकते थे। लेकिन अब जो है कोई व्यक्ति है जो है और ये जाकर कहेगा कि हम आपको ₹10 मतलब ₹50 यूनिट नहीं बल्कि ₹1000 यूनिट हम बिजली का बिल देंगे। ₹1000 यूनिट बिजली का बिल देंगे। 1 यूनिट का ₹1000 देंगे। भाई ₹27 ₹50 ₹100 नहीं। तो वो कंपनी कहेगा ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब ये कंपनी जो है कहीं पर सोलर पावर प्लांट लगाएगी और उससे जितना कॉस्ट लगेगा उसके अपने लाभ के अनुसार इसको बेच देगी। तो यहाँ पर यह जो अगर एक बार कोई माँग कर दे तो कंपनी इसको आपूर्ति करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो यही है कि जो हमको चाहिए को बहुत लोग होते हैं जैसे ग्रीन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो ग्रीन एनर्जी भी चाहिए, तो ग्रीन एनर्जी की पहले एक तरह से अधिकार की तरह कर दिया गया है कि कोई भी अगर कि जो उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता अगर कंपनी से माँग करे कि हमको ग्रीन एनर्जी चाहिए तो कंपनी जो है ग्रीन एनर्जी देने के लिए थोड़ा-सा बाध्य हो जाती है। 2022 में नियम बना दिया गया था। भले ही क्या कॉस्ट ज़्यादा लगता है। यहाँ सही है कि जो जो कोयले से विद्युत बनता है उसकी तुलना में रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट प्रति यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा दुगुना से अधिक हो जाता है।
फिर भी जो जो पैसे वाले हैं वे चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील मतलब प्रकृति के रक्षा करें, तभी लोग माँग कर सकते हैं और कंपनियाँ जो है बाध्य हो जाती हैं। लेकिन इसका जन्म 2022 में हुआ था। यहाँ पर और बाकी सब 2 और 3 तो सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उपकरणों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है, उपर्युक्त उपकरणों में से कितने मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य स्टार लेबलिंग आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं? अनिवार्य स्टार लेबलिंग आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं जी। तो यहाँ पर जो दे रहा है और ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रहा है? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो कौन सा ऐसा लेवल के अंतर्गत आता है जी? तो इसमें एलईडी लैंप्स दे रहा है, उसका से रूम एयर कंडीशनर, सीलिंग फैंस, चिलर्स, कलर टेलीविजन। तो यहाँ पर सभी के सभी ऐसे हैं जो कि लेबलिंग की अनिवार्यता होती है। अर्थात मान लीजिए अनिवार्य स्टार लेबलिंग, इसमें अगर स्टार नहीं लगा रहेगा तो इसका मतलब कि बिकना ही कम हो जाता है, बंद हो जाता है इसका बिकना। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पर ये तो कोई भी डब्बा भी ऐसा लाएगा, इतना बड़ा डब्बा, उसमें बंद कर देगा थोड़ा सा छोटा-मोटा चिटपुटिया जैसा मशीन और कहेगा कि देखिए पंखा, दाम कितना है? तो ₹5। पंखा है ही ₹5 का मिलेगा और ये स्टार वस्टार कुछ ये नहीं है। कहीं से स्टार नहीं मिला है तो ₹5 का बिका तो जाएगा, लेकिन आज जाएगा कल काम खत्म। तो उपभोक्ता को घाटा लग जाएगा। लेकिन उपभोक्ता का जो होते हैं, तो लंबे समय तक ये सारी वस्तुएँ जो है लंबे समय तक उपयोग वाली होती हैं। और कोई भी सोचता है कि एक बार खरीदे तो 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चले, लेकिन ₹5 का सामान खरीद के ठगा जाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पर स्टार लग जाता है। कौन साल कितना साल कौन जाता है उतना स्टार मिल जाता है। 3 साल कोई जाता है तो 3 स्टार मिल गया, 4 साल जाता है तो 4 स्टार मिल गया। ऐसे ही करते-करते 5 स्टार तक जाता है, उससे आगे जाता है तो 5 स्टार रहता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 50 स्टार लग गया। यहाँ पर सभी के सभी शामिल है जहाँ पर स्टार लेवलिंग की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी पाँचों को चाहिए स्टार लेवल। आप लोग कोई भी ऐसा गैजेट खरीदे होंगे तो देखे होंगे कि उस पर स्टार लेवल लगा होता है, जो ब्रांडेड कंपनी का होता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद रिक्लेम फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? रिक्लेम फ्रेमवर्क किसको संदर्भित करता है जी? तो यहाँ पर जो दे रहा है रिक्लेम फ्रेमवर्क और कह रहा है कि मैंग्रोव वनीकरण और प्रवाल पुनर्वास के माध्यम से देशों को निम्नलिखित तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने में सहायता प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। उसके बाद से है किसके संदर्भ में देखना है जी? तो रिक्लेम फ्रेमवर्क के संदर्भ में देखना है। तो रिक्लेम फ्रेमवर्क तो दूर-दूर तक बड़ा कठिन है, इसको ढूँढ लेना। फिर भी अगर मान लीजिए कि आप लोग रिक्लेम फ्रेमवर्क के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसको क्वेश्चन को छूने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि यह जलाकर भस्म कर देगा। रिक्लेम फ्रेमवर्क थोड़ा-सा ज़्यादा वास्ट भी नहीं है, फिर भी है। रिक्लेम फ्रेमवर्क को एक तरह से फैक्ट याद होना चाहिए, रिक्लेम फ्रेमवर्क वास्तव में है क्या? यहाँ पर दे रहा है कि डब्ल्यूटीओ तंत्र जो विकासशील देशों को व्यापार विवादों के दौरान खोई हुई शुल्क रियायतों को वापस पाने की अनुमति प्रदान करता है जी। उसके बाद से यहाँ पर सी नंबर दे रहा है सूक्ष्म सिंचाई, मृदा सुधार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मरुस्थलीकरण के ऊपर उठाया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और डी नंबर दे रहा है खनन समाप्ति और उनके पुनरुद्देशीकरण के लिए एक सामुदायिक सहभागिता और विकास मॉडल है। तो यहाँ पर जिसको याद होगा वही आंसर मारेगा और वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिक्लेम फ्रेमवर्क जो लाएगा विश्व भर के, जो जैसे चीन को ही ले लीजिए, उसका इसलिए बदनाम है कि वो जहाँ पर भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाता है, जो खनिजों का खनन करता है और खोदने के बाद जब यहाँ से मिनरल खत्म हो जाता है तो ऐसे ही गड्ढा छोड़ के इधर कचरा-वचरा छोड़ के फैला के चला जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बोर होल में गिर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो प्रदूषण होता है, स्थायी प्रदूषण यहाँ के जल के मृदा को प्रदूषित कर सकता है। यहाँ से अगर प्रदूषित जल आकर नीचे गिर जाए तो काफ़ी तेज़ी से जल प्रदूषण हो सकता है। यहाँ पर जो कचरे होते हैं वे भी तो प्रदूषक का ही कारण बनते हैं, आस-पास के स्थानीय लोग का जीवन दुरूह हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति विश्व भर में कोई भी कंपनी ना कर सके, कोई भी देश ना कर सके दूसरे देश में जाकर, चाहे दूसरे क्षेत्रों में जाकर। तो इसी के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क लगाया गया कि अर्थात जिस देश में अगर खनन हो रहा है तो खननकर्ता कंपनी और देश के ऊपर यह प्रतिबद्धता डाल दी जाती है कि खुदाई करने के बाद या फिर खुदाई के समय जो भी दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है उसका भरपाई कौन करेगा जी? तो उसका भरपाई कंपनी ही करेगी, खुदाई करने वाली कंपनी ही करेगी। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खनन प्रभावितों की रक्षा के लिए से जुड़ा हुआ है यह। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने हेतु हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना, जिसको GHCI प्रारंभ की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना प्रारंभ की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या-क्या दे रहा है जी। तो अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? तो यहाँ पर सही कथन पर विचार करना है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3 ऐसे 1, 2, 3 दिया हुआ था। एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, अर्थात सबसे पहले जब आंसर देखेंगे तो कौन सा गलत, एक भी गलती मिल जाएगा तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा, और बाकी सब सही मिल जाए तो कोई बातें नहीं है। तो एक गलती हम लोग को ढूँढ लेना है, गलती मिलेगा तो देख लेते हैं। भारत में हरित हाइड्रोजन बेचने के इच्छुक उत्पादकों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर और उसके बाद से हरित हाइड्रोजन प्रमाण पत्र का उपयोग कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट दावा करने के लिए किया जा सकता है।
ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादक जो है कार्बन क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। उसके बाद से विद्युत अपघटन तथा जैव भार रूपांतरण उत्पादन मार्गों को वर्तमान में इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है तीनों के तीनों एकदम सही है। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन जो स्कीम है, ये तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही, तीसरा भी सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको MOEFCC कहते हैं, MOEFCC ने संदूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। MOEFCC ने संदूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। इस संदर्भ में विचार करना है, तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए थे। यहाँ पर ये नियम कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। उसके बाद से है कि ये नियम जो है रेडियोधार्मिक अपशिष्ट खनन, समुद्री तेल रिसाव या ठोस अपशिष्ट डंप से प्रदूषित स्थलों पर लागू होते हैं। उसके बाद से है यह जो है यह अधिदेशित किया गया है कि स्थलीय निकायों द्वारा संदिग्ध प्रदूषित स्थलों की सूचना वर्ष में 2 बार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दी जानी अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है तो क्या देखना है जी, तो सही कथन देखना है। सही कथन देखना है तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 1 नंबर जो दे रहा है कि ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए थे, तो एकदम सही है यह। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ही आया है यह। और इसके बाद से दूसरा नंबर जो दे रहा है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट खनन, समुद्री तेल रिसाव जैसे स्थलों पर भी लागू होते थे, ये नहीं है। रेडियोधर्मी पर अभी तो दूसरा नियम ना होगा, रेडियोधर्मी पर ये कैसे लागू हो जाएगा? ये तो साफा अलग बुद्धि, अलग दिमाग चाहिए। यहाँ पर प्रदूषण की बात हो रहा है, तो प्रदूषण छोटा-मोटा जो प्रदूषण होता है उसको छोटा से हल किया जा सकता है, लेकिन जो रेडियोधर्मी प्रदूषण तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, तो इसमें नहीं रखा गया इसको। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर दे रहा है यह अधिदेश किया गया है कि स्थलीय निकायों द्वारा संदिग्ध प्रदूषित स्थलों की सूचना वर्ष में 2 बार SPCB को देना होगा। तीसरा नंबर एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 कथन सही है, 1 और 3। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद बेलेम पैकेज किसको संदर्भित करता है? तो बेलेम पैकेज आप लोग याद रखे होंगे, बहुत समय पहले न्यूज़ करंट अफेयर्स में काफ़ी छाया हुआ था एक तरह से बेलेम पैकेज। यहाँ पर दे रहा है यह विश्व व्यापार संगठन के तहत WTO के तहत हरित प्रौद्योगिकियों पर शुल्कों को उदार बनाने के लिए एक वैश्विक व्यापार समझौता, जिस पर 2025 में रियो डी जेनेरियो में वार्ता हुई। तो यहाँ पर जो है रियो डी जेनेरियो में वार्ता हुई, उसके बाद कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो में वार्ता होगी बेलेम पैकेज पर। अब ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पर दे रहा है संयुक्त राष्ट्र UNFCCC के तहत न्याय संगत परिवर्तन, अनुकूल अन्वित व्यापार, जलवायु संबंध, लैंगिक कार्यवाही, प्रौद्योगिकी सहयोग से संबंधित उपाय। तो इन सभी का संबंध जो है यहाँ पर बेलेम पैकेज का संबंध आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी काइसी की। ये सभी थोड़ा सा याद रखने वाला, रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह UNFCCC से संबंधित है, जिसमें समावेशिता के दिशा में विशेष रूप से प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुपंडल ब्राह्मण वेल बास्केट के रूप में ज्ञात स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषता पाई जाती है? मुपंडल, ब्राह्मण वेल, बास्केट में के रूप में ज्ञात स्थलों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जल भंडार, भूमिगत गुफा प्रणाली, पवन ऊर्जा फार्म, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यहाँ पर जो है मुपंडल, बास्केट और ब्राह्मण वेल जो है ये पवन ऊर्जा के फार्म है और काफी प्रसिद्ध है, जहाँ पर अडानी ने अपने पवन ऊर्जा के फार्म स्थापित किए हैं। यहाँ पर बास्केट कहाँ पर है जी? तो बास्केट जो है महाराष्ट्र में है, बास्केट महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जो मुपंडल का तो शायद गुजरात में है, यह गुजरात में है। ब्राह्मण वेल भी शायद महाराष्ट्र में ही है, ये अभी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये गुजरात में है मुपंडल, तो इसको याद रखिएगा। और पवन ऊर्जा संयंत्र है जहाँ पर अडानी ग्रुप इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पर पवन ऊर्जा लगा फार्म बनाया है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? तो बायोगैस के संदर्भ में। और क्या विचार करना है जी? तो बायोगैस का निर्माण जो है जैविक पदार्थों के अवायवीय पाचन के परिणाम स्वरूप होता है जी। बायोगैस का निर्माण जो है जैविक पदार्थों के अवायवीय पाचन के परिणाम स्वरूप। उसके बाद से बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत से अधिक होता है। मीथेन का प्रतिशत कह रहा है कि CO2 से ज़्यादा होता है। उसके बाद से है बायोगैस वायु से हल्की होती है, जिससे LPG की तुलना में आग लगने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। और यहाँ पर देखना है, सही कथन देखना है कि केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं, ऐसा करके ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर जो है तीनों के तीनों बायोगैस के संदर्भ में एकदम सही है। अवायवीय पाचन से बनता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत से अधिक होता है, एलपीजी की तुलना में आग लगने की खतरा काफी कम होती है। तो यहाँ पर सभी 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कितने कारक जो है महासागरीय अम्लीकरण के को प्रभावित करते हैं, महासागरीय अम्लीकरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अम्लीकरण को कौन कौन से प्रभावित करते हैं और क्या देखना है जी, तो सही कथन का देखना है। महासागरीय अम्लीकरण को यहाँ पर दे रहा है समुद्र की सतह का तापमान, उसके बाद से लवणता, और यहाँ पर दे रहा है कणकीय कार्बनिक कारक, उसके बाद से है कणकीय अकार्बनिक कार्बन, उसके बाद से घुलित ऑक्सीजन। यहाँ पर जो है महासागरीय अम्लीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में यहाँ पर लवणता है और कणकीय कार्बनिक कार्बन है, लेकिन सतह का तापमान, अकणकीय अकार्बनिक कार्बन, उसके बाद से घुलित ऑक्सीजन का संबंध दूर दूर तक इससे नहीं है। सॉरी, ये जो है ये सभी के सभी संबंधित है। देखिए, महासागरीय अम्लीकरण से देखना है, महासागरीय अम्लीकरण का संदर्भ देखना है। तो यहाँ पर एक तरफ नजर हटी दुर्घटना घटी, महासागरीय अम्लीकरण सारे के सारे सहायक हो जाएंगे जी। ये जो है जब समुद्र का तापमान अधिक होता है तो यहाँ पर तापमान अधिक होने से वाष्पन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर मीठा जल ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे, केवल लवण बच जाएंगे, तो अम्लीकरण हो जाएगा, अम्ल पहुंच जाएंगे तो अम्लीकरण हो जाएगा। लवणता तो है ही, लवणता ज्यादा रहेगी तो ज्यादा अति है कि अम्ल भी हो जाए। कणकीय कार्बन के कारण भी अम्लीकरण होता है, अकणकीय अकार्बनिक कार्बन के कारण भी होता है, घुलित ऑक्सीजन के कारण। जब ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती चली जाएगी तो क्या होगा, अम्लीकरण हो जाएगा। पांचों के पांचों कारक जो है यहाँ पर इसमें सहायक है। यहाँ पर कम होने से केवल इतना ही नहीं देखना है कि जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसकी मात्रा जो भी इसकी मात्रा कम हो जाएगी तभी तो अम्लीकरण हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक आर्सेनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्सेनिक के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा आर्सेनिक के दीर्घकालिक संपर्क से त्वचा कैंसर हो सकता है। आर्सेनिक के दीर्घकालिक संपर्क से क्या हो सकता है जी, तो त्वचा कैंसर। उसके बाद से आर्सेनिक जो है तंबाकू के पौधे में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आर्सेनिक को रहा कि तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। उसके बाद से है जल में उपस्थित आर्सेनिक समुद्री भोजन में पाए जाने वाले आर्सेनिक की तुलना में काफी कम विषाक्त होता है। तो यहाँ पर जो दे रहा है, अरे क्या पूछा जा रहा है, तो सही कथन का चयन करना है। कैसा जी, तो सही कथन का चयन करना। और ऑप्शन का तरीका क्या, केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो देखिएगा, यहाँ पर आर्सेनिक के दीर्घकालिक संपर्क से त्वचा कैंसर हो सकता है, एकदम सही है। दूसरा नंबर दे रहा है कि तंबाकू में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक होता है, इसीलिए आर्सेनिक के कारण ही तो जो तंबाकू खाता है तो उसको कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि आर्सेनिक यहाँ पर मौजूद है तंबाकू में। इसके बाद से यहाँ पर थर्ड नंबर जो दे रहा है कि जो जल में हम लोग का जो हैंडपंप से जो जल निकालते हैं उसमें जो आर्सेनिक की मात्रा होती है वह कम विषाक्त होती है समुद्री आर्सेनिक की तुलना में। तो एकदम सारा सवाल गलती है। जो हैंडपंप से जल निकाल कर पीते हैं उसमें थोड़ा सा भी आर्सेनिक है तो ज्यादा खतरनाक होता है समुद्री जल की तुलना में, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कम खतरनाक होती है, तो तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। एक और दो सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ पर एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी माता अभिसमय के संदर्भ में विचार करना। मिनी माता अभिसमय, और कैसा विचार करना है जी, तो यहाँ पर दे रहा है मिनी माता अभिसमय के संदर्भ में। यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है, जैसे दो ऑप्शन दिया हुआ और सही कथन पूछा जा रहा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मिनीमाता कन्वेंशन के संदर्भ में। यहाँ पर यह जापान के मिनीमाता में हुए उस गंभीर प्रदूषण का परिणाम था जहाँ मिथाइल पारा के औद्योगिक रिसाव के कारण मिनीमाता रोग उत्पन्न हुआ था। तो ये कब हुआ था जी, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी दरमियान 1945 के आसपास यहाँ पर उद्योग में आग लगी, जिसके कारण मिथाइल पारा जो था वह जल में फैल गया, जिसके कारण कुछ ही वर्षों में धीरे धीरे उस क्षेत्र में जो मिनीमाता रोग की मात्रा बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग जापान में यहाँ पर जो है 1945 में जो रिसाव हुआ था उसके बाद से 1950 में एकाएक मिनीमाता रोग का प्रकोप बढ़ने लगा और पूरे जापान में काफी लोगों को प्रभावित किया इसने मिनीमाता रोग ने। इसी को रोकने के लिए यह कार्य किया गया था, मिनीमाता अभिसमय का जन्म हुआ था। यहाँ पर एक नंबर जो है एकदम सही है। दूसरा नंबर जो दे रहा है कि यह अत्यंत विषाक्त पारे के प्रदूषण को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यह एकदम सही है, दूसरा नंबर भी सही है, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, पारा के हर प्रकार से खत्म करने का प्रयास करता है। यहाँ पर एक नंबर तो सही था ही, दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निगम ऊर्जा के लिमिटेड के संदर्भ में विचार करने यहाँ कर रहा है कि यह संपूर्ण भारत में विद्युत व्यापार के लिए विद्युत व्यापार लाइसेंस धारक है। यह कह रहा है कि संपूर्ण भारत में विद्युत व्यापार के लिए विद्युत व्यापार लाइसेंस धारक।
और उसके बाद से यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का स्वामित्व रखता है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का स्वामित्व रखता है और उनका संचालन करता है। उसके बाद से है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कैसा दिया हुआ है जी। तो सही कथन पर विचार करना है। क्या जी? सही कथन पर विचार करना है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और ये सभी 4 ऐसे करके ऑप्शन का तरीका दिया हुआ है। यहाँ पर जो है, यह संपूर्ण भारत में विद्युत व्यापार के लिए विद्युत व्यापार लाइसेंस धारक है। 1 नंबर एकदम सही है। दूसरा नंबर है, यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का स्वामित्व रखता है और उनका संचालन करता है। दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा नंबर है, यह सरकारी संस्थाओं को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक में परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। तो तीसरा नंबर भी सही है। और चौथा नंबर दे रहा है कि यह हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और परिवहन क्षेत्र के हरितकरण की जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कार्यरत है। तो एकदम सही है, चौथा नंबर भी सही है। तो यहाँ पर सभी के सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर इसको ध्यान रखिए, पूरा परिभाषा के साथ दिया हुआ है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है, यह पूरे विस्तार के साथ दिया हुआ है, सभी के सभी इससे जुड़े हुए हैं। जितना भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग पहले ही बता चुके हैं, साइंस और टेक में जो जितने भी क्षेत्र आते हैं, वे जितने भी जो विषय वस्तु होते हैं काफी व्यापक होते हैं। व्यापक का अर्थ क्या होता है? हर क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, हर क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। तो उसके आंसर भी क्या होते हैं? तो व्यापक भी आते हैं। बाई चांस कभी सिर्फ ओनली केवल का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अधिकांश जो साइंस और टेक से संबंधित हैं, तो ये व्यापक ही क्षेत्र को कवर करते हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी व्यापक क्षेत्र में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉटरडैम अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉटरडैम अभिसमय, यहाँ पर कल भी इससे नहीं, कार्टाजेना से संबंधित ही कल का हम लोग में टेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 ही था। जो इस टेस्ट का पिछले क्लास जब आप लोग देखिएगा, तो उसमें टेस्ट नंबर 1 में ही है, क्या नाम है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के संदर्भ में आज आ गया रॉटरडैम, उससे जुड़ा हुआ ही है। यहाँ कह रहा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य जीवित संशोधित जीव एलएमओ के सुरक्षित प्रबंधन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना है जी, रॉटरडैम कन्वेंशन। और उसके बाद से दूसरा नंबर दे रहा है, यह पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का प्रावधान करता है। कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व का प्रावधान करता है जी। इसके बाद से इसके तहत कीटनाशक इप्रोडियोन और टेरबुफोस के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूर्व सूचित सहमति पीआईसी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है केवल 1, केवल 2 ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा नंबर जो दे रहा है कि एकदम सही है, यह दूसरा नंबर तो एकदम सही है कि कार्यान्वयन कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तीसरा नंबर भी सही है, कीटनाशक इप्रोडियोन और टेरबुफोन्स को पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के माध्यम से शामिल किया गया है। लेकिन फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि एलएमओ को, सबसे बड़ी बात है रॉटरडैम कन्वेंशन एलएमओ जीएमओ सब पर सख्त नियंत्रण लगाने का काम करता है। मतलब कहता है कि सांस नहीं लेने देंगे जब तक ज्यादा से ज्यादा सहमति नहीं मिल जाएगा। रॉटरडैम कन्वेंशन के संदर्भ में आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 कन्वेंशन है। एक तो कल पढ़े थे कार्टाजेना, कार्टाजेना जो था यह का था जी, तो स्थायी प्रदूषक को, केवल प्रदूषक जो होते हैं प्रदूषकों के व्यापार को रोकने का काम करता है। प्रदूषक जो पदार्थ कचरे होते हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करता है। और इसी के पास में ही आता है रॉटरडैम। रॉटरडैम जो कन्वेंशन है, यह क्या काम करता है मुख्य रूप से, जिसका गठबंधन कब हुआ था जी? तो 1988 में हुआ था, 1998 में, 1998 में रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ था। जिसका मुख्य प्रावधान क्या था जी? यह मुख्य लक्ष्य इसका था कि जितना भी जीएमओ होता है, एलएमओ होता है, इन पर सख्त नियंत्रण रखना। एक देश दूसरे देश में बेच ना सके। एलएमओ जीएमओ के संदर्भ में कह सके कि कोई भी देश ऐसा होता है कि हाइब्रिड, उच्च क्वालिटी का हाइब्रिड बना दिया, जो कि 10 आलू, मान लीजिए कि अधिकतम आलू का साइज 200 ग्राम का होता है, तो 5-5 किलो का एक आलू बना दिया कि पूरा बारात एगो में खा लेगा। खाद्य सुरक्षा के लिए 5 किलो का आलू तो कोई भी खाने के लिए तो खा लेगा, लेकिन इसे जीएमओ है, एलएमओ है, जिससे कि मानव में आनुवंशिक परिवर्तन हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे पदार्थों को अति, मतलब कि जो प्रदूषण उत्पन्न करे मानव के स्वास्थ्य में, या फिर कहे कि आनुवंशिकी में परिवर्तन कर सकता है ये सब, तो इसीलिए इस पर नियंत्रण रखने के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन लाया गया था। यहाँ पर नियंत्रण के लिए अभी कह रहा है कि उपयोग बढ़िया सुनिश्चित करने के लिए, उपयोग थोड़ी कह रहा है कि नट्टी जांच के दबा दो और लगभग मार डालो कम से कम, कि जिए लेकिन सांस कम ले, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब नियंत्रित करने के लिए केवल होता तो सही हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर गलत, दूसरा नंबर सही और थर्ड नंबर भी सही है। तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है, ओजोन क्षरण के संदर्भ में, ओजोन क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ओजोन किन्हें जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर दे रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पर ओजोन क्षयकारी के संदर्भ में देख लेना। और यहाँ पर दे रहा है सही कथन का चयन करना है और कौन कौन सा ओजोन का क्षय कर सकते हैं जी। यहाँ पर ये तो एकदम रटा रटा 10th क्लास से ही आने लगता है कि ओजोन को कौन समाप्त करता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो दे रहा है, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है जी? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये क्या होता है? जीएचजी गैस है, ग्लोबल जीएच, यहाँ पर ये ग्लोबल वार्मिंग करता है केवल, ग्रीन हाइड्रोजन कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, मतलब कि तापमान बढ़ाता है केवल।
एचएफसी जो है सिर्फ तापमान बढ़ाता है, जो ओजोन को क्षय नहीं करता है। कैसे कि जो सीएफसी को समाप्त करके ही एचएफसी लाया गया था। सीएफसी जो था ओजोन को क्षय करता था, तो इसी को समाप्त करके कल ही इसके बारे में हम लोग बताए थे कि जो किगाली संशोधन हुआ, मतलब कि किगाली कह रहे हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें से सीएफसी को समाप्त करके एचएफसी की तरफ मूव किए थे। लेकिन ये क्या करता है, ये तो ग्रीन जो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न कर रहा है, तो इसीलिए एचएफसी को भी समाप्त करके करने की बात की जा रही थी। कल ही हम लोगों ने इस पर बात किया था। ये यहाँ पर ओजोन क्षयकारी नहीं है, तो 1 नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। यहाँ पर इतना दिया हुआ है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 नंबर हम लोग का गलती हो गया, 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत। हम लोग का आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसा एलिमिनेशन मेथड का लाभ कभी-कभी मिल जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। हैलोजन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सभी के सभी जो है ओजोन का क्षय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्फेनॉल ए, जिसको बीपीए के संदर्भ, बीपीए कहते हैं, के संदर्भ में विचार करना है। बीपीए के संदर्भ में विचार करना है, क्या कैसा विचार करना है जी, तो सही विचार कर लेना है। यहाँ पर दे रहा है बिस्फेनॉल ए एक पॉलीकार्बोनेट है जिसका उपयोग पुनः प्रायोज्य प्लास्टिक की बोतलों के निर्माण में किया जाता है जी। बिस्फेनॉल का उपयोग कर रहा है कि पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक के उपयोग के बोतल में किया जा सकता है। उसके बाद से दे रहा है कि मनुष्य में बंध्यता की समस्या उत्पन्न करने की क्षमता के कारण इसे खतरनाक रसायन माना जाता है। यहाँ पर बिस्फेनॉल एकदम सही है। बिस्फेनॉल जो है इसका पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक का बोतल बनता है। जैसे कि आप लोग कुछ कचड़ा का बोतल यहाँ पर पीते हैं पानी, जो कि डिजाइन में आता है, या कुछ इस तरह से होता है। आप लोग देखेंगे कि लंबा सुराही की तरह लंबा होता है, उसके बाद से कुछ ऐसे कुछ इसका डिजाइन होता है। तो देख ले सकते हैं कि डिजाइन में देखने में कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे ही बोतल जो कि बाजार में 20-20 रुपए में 1 लीटर का बोतल मिलता है। तो इस तरह का जो होता है बिस्फेनॉल से बना होता है, कई साल तक उपयोग होता है। बहुत बढ़िया चीज़ है देखिए, हर कोई उपयोग कर लेता है। लेकिन ये बात है, ये जो है बंध्यता उत्पन्न करता है, इनफर्टिलिटी उत्पन्न करता है। तो इसका समझने की जरूरत नहीं है, बंध्यता किसको कहते हैं, इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं, ये तो अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बंध्यता उत्पन्न करता है, इतना ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर दूसरा नंबर भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है क्षोभमंडलीय ओजोन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। क्षोभमंडलीय ओजोन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जी। इसके बाद से क्षोभमंडलीय ओजोन का निर्माण जो है सौर प्रकाश की उपस्थिति में सल्फर के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है जी। इसके बाद से क्षोभमंडलीय ओजोन मेघ निर्माण और वर्षण की मात्रा को प्रभावित करती है। मेघ निर्माण और वर्षण की मात्रा को प्रभावित करती है। और यहाँ पर दे रहा है कौन से सही हैं। सही है केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। यहाँ पर जो है 1 नंबर तो एकदम सही है कि क्षोभमंडलीय ओजोन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। जो क्षोभमंडल में हम लोग के आसपास, जो पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो क्षोभमंडल कहते हैं। तो ये यहाँ पर भी ओजोन पाया जाता है, जो कि द्वितीयक प्रदूषक का मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो हम लोग वायुमंडल में गैस छोड़ते हैं, प्रदूषण छोड़ते हैं, तो उससे भी ओजोन बनता है और वायुमंडल के आसपास रहता है ये भी ओजोन, लेकिन ये प्रदूषक होता है। ये वो जो है समताप मंडल में जो ओजोन है, ओजोन का जो लेयर है, ये क्या करता है, पृथ्वी को तो यूवी से, अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, तो ये तो सुरक्षा कवच। लेकिन जो यहाँ पर ओजोन पाया जाता है मनुष्य के संपर्क में रहने वाला, तो हानिकारक होता है। लेकिन ये बात है कि अल्पकालिक होता है, तुरंत जन्म लेता है और 10 से 15 घंटे में ही समाप्त भी हो जाता है, या फिर कोई भी किसी तरह से इसको समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर दे रहा है क्षोभमंडलीय ओजोन का निर्माण सौर प्रकाश की उपस्थिति में सल्फर ऑक्साइड और वाष्पशील VOC के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है जी। तो नहीं, यह गलत है कि यह जो है प्रकाश की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड के मिलने से बनता है। यहाँ पर सल्फर की जगह अगर नाइट्रोजन की ऑक्साइड बोला होता है, NO का प्रयोग किया होता, NO, NO2, NO4 ऐसा हो सकता है, तो NOx का यहाँ पर होता है। यहाँ पर सल्फर की ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड और VOC के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत। तीसरा नंबर दे रहा है क्षोभमंडलीय ओजोन जो है मेघ निर्माण और वर्षण की मात्रा को प्रभावित करते हैं, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC जिसको बोलते हैं, के संदर्भ में विचार करना है। UNHRC के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर तेरा भारत को 2026-28 के कार्यकाल के लिए UNHRC का सदस्य चुना गया है जी। UNHRC का सदस्य चुना गया 2026 से 28 के लिए। इसके बाद से तेरा UNHRC के 193 सदस्य देश होते हैं। कितने जी? 193 देश होते हैं जो इसकी विचार विमर्श प्रक्रिया और मतदान में भाग लेते हैं। मतदान में भाग लेते हैं जी। इसके बाद से UNHRC के सदस्यों का चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र UNGA द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर तो एकदम सही है, कार्यकाल के लिए UNHRC का सदस्य चुना गया है। दूसरा नंबर जो दे रहा है कि UNHRC के 193 सदस्य देश होते हैं जो इनकी विचार विमर्श प्रक्रिया में मतदान में भाग लेते हैं, तो नहीं। यहाँ पर इसकी सदस्यता हम लोग किसके संदर्भ में देख रहे थे? UNHRC के। UNHRC के 193 सदस्य तो हैं, लेकिन जो है मतदान विचार विमर्श में तो ये सभी भाग लेते हैं, लेकिन मतदान में सभी भाग नहीं लेते। मतदान में मात्र 47 देश ही भाग लेते हैं, और ये भी आरक्षण कोटा के अनुसार भाग लेते हैं।
तो विभिन्न देशों को, अफ्रीकी देशों को, एशियन देशों को इस तरह से आरक्षण कोटा में बाँट दिया गया था। 47 देश ही हैं जो है मतदान में भाग लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यूएनएससी के संदर्भ में देखा होगा, तो यूएनएससी में कितने सदस्य हैं जो मुख्य रूप से शामिल होते हैं जी? तो 15 हैं, जिसमें से 5 गो वीटो वाले और 10 गो अस्थायी होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर यूएनएचआरसी में 47 देश ही चुनाव में मतदान करते हैं। तो दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर जो दे रहा है कि यूएनएचआरसी के सदस्यों का चुनाव यूएनजीए द्वारा किया जाता है, तो एकदम सही है। तो यहाँ पर 1 और 3, 1 नंबर सही था, तीसरा नंबर सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है भारत में की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति, जिसको LTLEDS बोलते हैं, के संदर्भ में विचार करना है। LTLEDS के संदर्भ में विचार करना है। और यहाँ पर क्या विचार करना है जी? सही या फिर गलत? तो सही विचार करना है। और ऑप्शन कितने हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। यहाँ पर देख लेते हैं कौन-कौन से सही हैं जी। यहाँ पर LTLD इसके तहत वर्ष 2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि की परिकल्पना की गई है। तो LTLD के तहत आप लोग पढ़े होंगे इसको जरूर। यह रणनीति वैश्विक कार्बन बजट में भारत के समान एवं न्यायसंगत अंश के अधिकार पर आधारित है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर भी सही है, दूसरा नंबर भी सही है। यहाँ पर LTLDS का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इमिशन डेवलपमेंट स्कीम जो होता है, स्ट्रेटजी जो होता है, इसमें मतलब कि दीर्घकाल में अपने उत्सर्जन रणनीति को तय कर लेना है। तो यहाँ पर उत्सर्जन कम करने के लिए इसी के तहत भारत ने कहा था कि 2032 तक हम लोग 3 गुना परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ा लेंगे। भारत ने अपना लक्ष्य रख लिया था, COP27 में ही अपना लक्ष्य रखा था, COP27 में जो हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर 1 नंबर भी सही है, दूसरा नंबर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे रहा है संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना दशक के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना दशक के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? सही या फिर गलत? तो सही विचार करना है। किसके साथ विचार करना है? तो एलिमिनेशन मेथड के साथ विचार करना है। तो काफी खुशी की बात है कि एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, अर्थात हम लोग का एक भी गलत मिल गया तो और सही चुनना है, तो एक भी गलत चाहिए, तो हम चुन लेंगे तो हम लोग आराम से आंसर के आसपास पहुंच सकते हैं। तो चलिए पहुंचते हैं हम लोग के आंसर के पास। यहाँ पर जो दे रहा है कि यह पहल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन के संयुक्त नेतृत्व में संचालित है जी। और इसके बाद से दे रहा है इस पहल के अंतर्गत, किस पहल के अंतर्गत देख रहे हैं जो पुनर्स्थापना पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना दशक, इस पहल के अंतर्गत केवल वनों, घास भूमियों, पर्वतों और महासागरों में पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली करना है। उसके बाद से है यह दशक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए अनिवार्य प्रतिबद्धता का प्रावधान करता है। यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो पहले ही बताया जा चुका है कि ओनली ऑल, ये जहाँ पर आ जाए तो जहर की पुड़िया होता है ये, और मार के चला जाता है। यहाँ पर केवल वनों को रक्षा करेगा जी, और घासों की रक्षा करेगा, तो सरासर गलती हो जाएगा, जहर खा के मर जाएगा। और यहाँ पर बात कर रहा है कि सभी पर अनिवार्य प्रतिबद्धता। अभी तक रेयर ही केस ऐसे हैं, रेयर ही कानून प्रावधान या अभिसमय है जो कि सभी देशों पर बाध्यकारी रूप से डाले गए हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा मुद्दा कैसे, पुनर्बहाली का मुद्दा कैसे प्रतिबद्धकारी हो सकता है जी? तो थर्ड नंबर भी गलत है, मतलब यहाँ पर 2 नंबर गलत, थर्ड नंबर गलत, ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको ग्रैप बोलते हैं, के संदर्भ में विचार करना है। ग्रैप के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन विचार करना है ग्रैप के संदर्भ में। यहाँ पर तेरा ग्रैप का कार्यान्वयन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा किया जाता है जी। ग्रैप का कार्यान्वयन जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा। इसके बाद से ग्रैप पूरे भारत के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तरों पर आधारित है। तो यहाँ पर जो है ग्रैप के संदर्भ में और सही कथन का चयन करना ऑप्शन का तरीका है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना तो 2। तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा शुरू किया 1 नंबर एकदम सही है, ग्रैप के संदर्भ में यही है ये। उसके बाद से दूसरा नंबर दे रहा है पूरे भारत के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है जो औसत AQI स्तरों पर आधारित है। तो यहाँ पर औसत नहीं, यह जो है आपातकालीन नहीं है। तो यहाँ पर सॉरी, ये जो है पूरे भारत में लागू नहीं होता। सबसे बड़ा बात है कि पूरे भारत में नहीं, बल्कि अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही इसको लागू किया गया अभी तक। तो पूरे भारत की तो बात ही नहीं करेगा। अब सिक्किम में जो कि इतना कम प्रदूषण वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर ग्रैप जाके लगाइएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर सही है, दूसरा नंबर गलत है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है प्रायोगिक सुर्खियों में देखा जाने वाला पद इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल को देख लेना है, इंद्रजाल के संदर्भ में देख लेना है। यहाँ पर दे रहा है कि सशस्त्र बलों द्वारा प्रयुक्त एक क्वांटम एनक्रिप्शन संचार प्लेटफॉर्म है, क्वांटम इंक्रिप्शन संचार प्लेटफॉर्म। उसके बाद से उत्तरी सीमाओं पर तैनात एक बहुलक्ष्य ट्रैकिंग रडार प्रणाली है, या फिर भारत की पहली AI संचालित स्वायत्त ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली है। तो यहाँ पर इंद्रजाल जो है एकदम इसको फैक्ट की तरह याद कर लीजिएगा। यह ड्रोन रक्षा प्रणाली है, सॉरी ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली है। एक ऐसा भारत ने एक ऐसा तंत्र विषय बना दिया है,
एआई संचालित तंत्र है जो कि कोई भी ड्रोन मतलब कि पाकिस्तान या फिर चीन या फिर अन्य देश से आता है तुरंत उसको मार गिराने का क्षमता रखता है। एक ऐसा रोबोट बना दिया गया है जो कि जैसे ही ड्रोन को देखता है सीधे बंदूक से दाग के खत्म कर देता है। मैन पैड रखता है अपने पास में मारने के लिए। तो यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोलिसिस के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ समय पहले ही आ चुका है। पायरोलिसिस कहते किसे हैं? पायरोलिसिस के संदर्भ में कुछ समय पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं क्या सही है जी। तो बोले सही कथन पूछा जा रहा है, गलती सही पूछा जा रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो पायरोलिसिस के संदर्भ में जो है, यहाँ पर पायरोलिसिस के संदर्भ में जब बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक रूप में अपघटन की प्रक्रिया है। उसके बाद से मीथेन, CO2, हाइड्रोजन जो है पायरोलिसिस के दौरान उत्पन्न शीन गैस के महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पर एकदम सही है, पूरा परिभाषा ही दे दिया जा चुका है। पहले ही बताए थे कि ऐसे पात्र में कूड़े कचरे को बंद कर देना और उच्च तापमान और उच्च दाब लगाना, जिसके कारण यह जो है कूड़ा कचरा जो है मतलब कि भस्म बन जाता, जलता नहीं है। एक तरह से कहें तो अपशिष्ट जो है समाप्त होकर एक तरह से बहुत कम मात्रा में राख की तरह बन जाता है। और इसमें से जो गैसें होती है वह जो अवांछित पदार्थ होते हैं वे बाहर निकल जाती है शीन गैस के रूप में, जिसका उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा नंबर दे रहा है कि मीथेन निकलता है, CO2 निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो दूसरा नंबर भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है पारंपरिक त्योहार, उसके बाद यहाँ पर दे रहा है राज्य, और क्या देखना है जी? तो सही सुमेलित देखना है। राज्य त्योहारों को सही सुमेल देखना है। और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड देखिए, एलिमिनेशन मेथड देखिए और दांत दिखा के खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर बेहतर तरीका से एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। ये सही कुछ कथन पूछा जा रहा है और गलत मिलते ही हम लोग फटाक से आंसर लगा देंगे। यहाँ पर निंगोल चकोबा मणिपुर, कटी बिहू, और यहाँ पर दे रहा है असम। कटी बिहू आप लोग बचपन से पढ़ते, बचपन से तो नहीं तो 10वां क्लास में जो है 10th क्लास में आने लगता है कि बिहू कहाँ, कटी बिहू कहाँ का है जी? तो ये जो है असम का है, न कि उड़ीसा का है। तो दूसरा नंबर गलत हो गया। अब आगे बथुकम्मा का पता है चाहे नहीं। दूसरा नंबर गलत, दूसरा नंबर गलत, दूसरा नंबर गलत। आंसर आ गया, 1 और 3 सही है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन मेथड पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन काफी आसानी समय बचाने में शायद मिलता है। अब तो ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 10 से 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन अधिकतम आता है एलिमिनेशन मेथड पर। लेकिन 20 क्वेश्चन ही अगर मान लीजिए कि 30-30 सेकंड में बन जाए तो हम लोग का 10 मिनट समय अधिक बच जाएगा। ये पर इस पर ध्यान रखना है। यहाँ पर दे रहा है कि विचार करना है, क्या विचार करना है? रसायन और में पाया जाता है, कौन सा रसायन किसमें पाया जाता है? और यहाँ पर देखना है सही कथन, और ये को देख कर पता चल जाएगा कि ऑप्शन का तरीका क्या है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। देख लीजिए, ये ऑप्शन का तरीका याद होना चाहिए यहाँ पर। तो अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर दे रहा है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम की प्राप्ति कर रहा है कि च्युइंगम से प्राप्त होती है ये एस्पार्टेम। और इसके बाद से दे रहा है एस्टाइ एस्टाइरीन खाद्य पैकेजिंग सामग्री में। इसके बाद से पैराबेन्स यहाँ पर दे रहा है कॉस्मेटिक उत्पाद में। तो यहाँ पर 1 नंबर एस्पार्टेम तो सही है। च्युइंगम में एस्पार्टेम पाया जाता है जो कि ऊर्जा वर्धक होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब कहीं से ऊर्जा की कमी हो और पैसा नहीं हो, मान लीजिए कि ₹1 रुपये, ₹1-2 आई है और ऊर्जा की कमी हो रहा है, भूख लग चुका है, तो क्या करिए? इसलिए मतलब कि एक तरह से कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि हाँ, अगर मान लीजिए कि आप किसी को बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तब एक ही गो उसका उपाय हो सकता है। क्या? एगो च्युइंगम चबा लीजिए। एगो च्युइंगम में मतलब कि कहा जाए कि एगो रसगुल्ला के बराबर मतलब कि एस्पार्टेम उपलब्ध होता है। एस्पार्टेम की सूक्ष्म मात्रा तो उस रसगुल्ले में भी उपलब्ध होती है। लेकिन जो इसी जहाँ से ऊर्जा हम लोग को ज़्यादा मिलती है, तो च्युइंगम में भी थोड़ा-सा एस्पार्टेम की मात्रा होती है, जिसके कारण तुरंत थोड़ा-सा ऊर्जा मिल जाता है और दिमाग फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद से दे रहा है स्टाइरीन, कह रहा है कि खाद्य पैकेजिंग में मिलता है जी। तो यहाँ पर एकदम सही है, खाद्य पैकेजिंग में स्टाइरीन प्राप्त होता है। पैराबेन्स जो है कॉस्मेटिक्स उत्पाद में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सभी तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिताबों के संदर्भ में, शतरंज खिताबों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। शतरंज खिताब के संदर्भ में विचार करना है। और इसके बाद से दे रहा है ग्रैंड मास्टर का खिताब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसको FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जो है FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद से ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी को कम से कम एक बार 2500 या उससे अधिक FIDE रेटिंग प्राप्त करनी होती है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 से अधिक FIDE रेटिंग प्राप्त करनी होती है जी। इसके बाद से है दिसंबर 2025 तक भारत में 90 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स हैं। तो भारत में 90 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स हैं जी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं, कितने सही हैं। और ये केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ये तीनों के तीनों सही हैं। FIDE द्वारा एक ग्रैंड मास्टर से खिताब दिया जाता है और जो 2500 से अधिक रेटिंग प्राप्त कर लेता है उसको ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है। भारत में अब तक कितने ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं जी? तो 94 बन चुके हैं। तो आप लोग को बताना है कि 94वां जो FIDE ग्रैंड मास्टर है कौन बना है। यह देखिए, यह तो अभी तक एसएससी एग्जाम से जुड़ा हुआ है, फिर भी कोई सूर्या करके आदमी है जो कि असम से जुड़े हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट के प्रथम व्यक्ति हैं। नॉर्थ ईस्ट के प्रथम व्यक्ति हैं जो कि अभी ग्रैंड मास्टर खिताब लिए हैं। कुछ सूर्या करके कुछ नाम है, ऐसा कुछ नाम है, असम के हैं। इस पर ध्यान रखिएगा। 94वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं।
यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभी 3। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कन्वेंशनों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा कन्वेंशन का गठन सबसे पहले, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका? तो यहाँ पर स्टॉकहोम, रॉटरडैम, वेसल, मीनामाता। तो यहाँ पर आप लोग से पहले ही बताएं, कुछ ही समय पहले क्या बताया जी? तो रॉटरडैम की स्थापना कब बताया है जी? तो 1998 में हम लोग बता चुके हैं रॉटरडैम के संदर्भ में। और स्टॉकहोम की बात जो हुई है, यह जो है 2001 में स्टॉकहोम कब जन्मा जी? तो 2001 में। और यहाँ पर बेसल कन्वेंशन का संबंध कब से है जी? तो यहाँ पर बेसल कन्वेंशन जो बना था 1989 में ही बना था, 1989 में बना था। और मीनामाता कन्वेंशन का जन्म यहाँ पर इसके संदर्भ में थोड़ा सा देखना, यहाँ पर मीनामाता कन्वेंशन का गठन कब हुआ था जी? तो यह जो था 2013 में इसको मान्यता मिली। और प्रतिबद्धताकारी कुछ ही समय पहले बताए थे कि ये जो है बीमारी जो है मीनामाता रोग, जो जापान में 1950 के दशक में ही शुरू हो गया था, जिसके लिए 1950 के दशक से ही मांग की जा रही थी कि इस पर प्रतिबद्धकारी मतलब कि इसको कम किया जाए। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई तकनीकी नहीं थी पारा को कम करने के लिए। पारा को कम करने के लिए कोई ऐसी तकनीकी नहीं थी, क्योंकि सोना का खनन किया जाता है, सोना का शोधन किया जाता है, तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पारा का उपयोग किया जाता है। सोना का विकल्प तो कुछ था नहीं, या फिर सोना के शोधन का कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिससे कि पारा खत्म हो जाए। और भी सारी वस्तुओं में पारा का उपयोग होता था, जिसके कारण ये अभी सीमांकित नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2013 तक हम लोगों ने तकनीकी विकसित कर लिया, जिससे कि हम लोग पारा का उपयोग कम से कम कर सकते हैं। पहले बल्ब में भी पारा का उपयोग होता था, लेकिन जब एलईडी आ गया था उसने तो पारा की मात्रा को और भी कम कर दिया है। तो इसीलिए मीनामाता कन्वेंशन 2013 में। तो हम लोग अब इसको कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा जी? तो 3 नंबर 1989, उसके बाद से रॉटरडैम, तब स्टॉकहोम, तब मीनामाता। यहाँ पर 3, 2, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन के लिए बायोमास का उपयोग वायुमंडल में, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलती। और देखिए खुशी की बात है कि एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, तो आंसर हम लोग के आसपास में ही है। देख लेते हैं। यहाँ पर तेरा ऊर्जा के लिए बायोमास का उपयोग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कोई निवल वृद्धि नहीं करता है। ऊर्जा के लिए बायोमास का जो उपयोग है वायुमंडल में CO2 की निवल वृद्धि नहीं करता है जी। उसके बाद से ईंधन के रूप में बायोगैस गोबर की तुलना में अधिक दक्ष होता है। बायोगैस जो है गोबर की तुलना में अधिक दक्ष होता है ईंधन के रूप में। उसके बाद से लकड़ी में लिग्निन की मात्रा जितनी अधिक होगी, उसका उष्मीय मान उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर एकदम सही है कि जो बायोमास का उपयोग करने से वायुमंडल में CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है, वृद्धि नहीं होता है। दूसरा नंबर दे रहा है कि गोबर की तुलना में बायोगैस ज़्यादा बेहतर और दक्ष है, तो दूसरा नंबर सही है। लेकिन तीसरा नंबर दे रहा है कि लिग्निन की मात्रा उसकी उष्मीयता मान को कम कर देती है, सरासर गलती है। कैसे कि जिस लकड़ी में जितना ही ज़्यादा लिग्निन की मात्रा होती है, उसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। एक तरह से देख लीजिए तो इसको कहिए इमली की लकड़ी। कौन सा लकड़ी जी? तो इमली की लकड़ी। इमली की लकड़ी ऐसी होती है जिसमें लिग्निन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण लिग्निन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसमें उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए काफ़ी महँगा मिलता है। अगर ऑयल जलावन खरीदने जाइएगा, और तरह के जलावन खरीदने जाइएगा आप लकड़ी की दुकान पर, तो वो सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन इसकी मात्रा हमेशा, इसका मूल्य हमेशा ₹2 ₹4 अधिक ही होता है इमली की लकड़ी की। कैसे कि इसमें उच्च तापमान उत्पन्न होता है, कम से कम धुआँ होता है, क्योंकि लिग्निन की मात्रा ज़्यादा है। तो जिस लकड़ी में जितना ज़्यादा लिग्निन होगी, उसमें कम धुआँ निकलेगा और उच्च उष्मीयता होती है। यहाँ पर तीसरा नंबर गलत, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बायोमास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैसीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बायोमास के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर तेरा उष्मीय मान में वृद्धि होने पर सामान्य ताप एवं दाब पर उत्पादित गैस की मात्रा में भी वृद्धि होती है। उत्पादित गैस की मात्रा में भी वृद्धि होती है जी। उसके बाद से दे रहा है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन का तरीका क्या है, कैसे पूछा गया है जी। यहाँ पर पूछा गया है सही कथन सही चुनना है, और ऑप्शन केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं, ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कह रहा है कि बायोमास के संदर्भ में विचार करना। उष्मीय मान में वृद्धि होने पर सामान्य ताप एवं दाब पर गैस की मात्रा में भी वृद्धि होती है। उसके बाद से बायोमास में वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर टार की मात्रा भी अधिक बनती है। वाष्पशील मात्रा अधिक होने पर टार की मात्रा भी अधिक बनती है जी। उसके बाद से बायोमास में स्थिर कार्बन की मात्रा बढ़ने पर उससे प्राप्त प्रोड्यूसर गैस का उष्मीय मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पर ये एकदम 1 नंबर एकदम सही है। यहाँ पर ताप एवं दाब में उत्पादित गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। ताप और दाब जैसे-जैसे बढ़ते जाएगा, यहाँ पर बायो कचरा के संदर्भ में आप लोग बताए थे, जो कचरा होता है उस एक पात्र में रख देने से पायरोलिसिस की प्रक्रिया भी इसको कहते हैं। जब यहाँ पर इस कचरे को यहाँ पर रखा जाता है और उच्च तापमान और दाब रखा जाता है, जितना ज़्यादा अधिक तापमान होगा और जितना ज़्यादा अधिक दाब होगा,
इसमें से गैस की मात्रा अधिकतम निकलेगी और जो टार या फिर कहें तो मतलब कि जो भस्म की मात्रा होगी न्यूनतम होती चली जाएगी। कहते हैं ना कि जितना मेहनत कीजिए उतना अधिक फल मिलेगा, तो वैसे ही है, जितना ताप लगाइए उतना अधिक हम लोग को गैस मिलेगा। तो टार की मात्रा भी और यहाँ पर जो वाष्पशील, अगर मान लीजिए कि इस कचड़े में ही वाष्पशील पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, मान लीजिए कि खाना पीना ज़्यादा है तो इसमें कम तब टार की मात्रा अधिक हो जाती है। केवल ताप ही लगाने से केवल मतलब कि कहते हैं केवल मेहनत करना ही नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करना, सही चीज़ पर ताप और ताप लगाने से ही ज़्यादा उसमें निकलती है ना। तो पता चला कि ज़्यादा वाष्पशील पदार्थ की मात्रा है तो टार की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इधर गैस की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखना, ये भी सही है, टार की मात्रा अधिक हो जाती है जब वाष्पशील पदार्थ अधिक होंगे तो। तो यहाँ पर बायोमास स्थिर कार्बन की मात्रा बढ़ने पर उष्मीय मान भी बढ़ता है, तीसरा नंबर भी सही है। और यहाँ पर तो ये तो बता ही चुके हैं, तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसने हाल ही में ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट, जिसको GOCWI कहा जाता है, के शुभारंभ की घोषणा की है? किसने जो GOCWI की घोषणा की है जी? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या फिर चीन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका ने घोषणा की है। G20 का जो बैठक हो रहा था, G20 इस साल कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में। तो ब्राजील ने ही ये जो जल की संरक्षण के लिए GOCWI के गठन का मांग किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट एयर कैप्चर प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। DAC के प्रौद्योगिकी के संदर्भ में विचार करना है। और यहाँ पर दे रहा है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर, और ये इसके संदर्भ में देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है, सही कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं, ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट एयर कैप्चर किसको कहते हैं जी? तो डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेना को डायरेक्ट एयर कैप्चर कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि एक ऐसा जो क्षेत्र उपकरण लगा देना जो कि वैक्यूम की तरह काम करता हो और आसपास के कचरे को गिन लेता है, मतलब कि अपने अंदर, जैसे वैक्यूम क्लीनर का आप लोग नाम सुने होंगे जमीन पर। तो वैक्यूम क्लीनर करता क्या है? तो ये मशीन होता है, हाथ से चलाते रहिए, ये आसपास के कचरा को अपने आप में खींच दे जाता है और एक जगह एकत्रित कर देता है, तो वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। और यही जो वैक्यूम क्लीनर आसमान की तरफ लगा दी जाए और ये क्या खींचे, ये पूरे वायु को ना खींच कर सिर्फ और सिर्फ किसको खींच ले जी? तो CO2 को खींच ले। तो इसको, यह भी एक प्रौद्योगिकी है जिसको डायरेक्ट एयर कैप्चर कहते हैं। वायुमंडल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करती है, तो एकदम सही है यह। डायरेक्ट एयर कैप्चर प्रौद्योगिकी कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण करने के लिए ठोस सोर्बेट विधि का उपयोग करती है, तो एकदम सही है, ठोस सोर्बेट विधि के माध्यम से। अब ऐसा वैक्यूम मत समझ लीजिए कि हवा खींचेगा तो केवल CO2 खींचेगा, नहीं। ऐसा वैक्यूम हो जाता तो सारा वायु को ही खींच लेगा, मतलब कि ऑक्सीजन को भी खींच सकता है और अन्य गैसों को भी खींच सकता है। लेकिन हम लोग खींचना क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ CO2 खींचना है। तो सिर्फ CO2 कब खींच सकते हैं जी? तो जब ठोस सोर्बेट विधि जो होता है, एक विशेष विधि होता है जिसमें से चिपका लेता है अपने आप में। ये वैक्यूम क्रिएट करके खींचता नहीं है बल्कि अपने आप में चिपका लेता है CO2 को, चिपकाने के बाद इसको ले जाकर धोकर इधर छन्नी पत्र में ले जाकर इसको एकत्रित कर लेता है। डायरेक्ट एयर कैप्चर, आप लोग अमेजन फेस प्रोजेक्ट का नाम सुने होंगे। इसी तरह से अमेजन फेस प्रोजेक्ट क्या है जी? इसमें क्या कहा जाता है कि जो ब्राजील के विभिन्न शहरों में से क्या किया जाएगा? डायरेक्ट एयर कैप्चर किया जाएगा, CO2 अवशोषित कर लिया जाएगा शहरों शहर, ले जाकर अमेजोन के घने वनों वाले क्षेत्रों में उसका छिड़काव कर दिया जाएगा CO2 का। तो देखा जाएगा कि वन बढ़ते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर भी सही है, तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कह रहा है सबसे सस्ती विधि है। अब बताइए, अगर इतना सस्ता होता तो भारत समेत विश्व के सभी देश इसको फटाफट लगवा चुके होते जी। पेड़ पौधा के पीछे पड़ना ही नहीं होता, फटाक से क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट एयर कैप्चर विधि लगाते हैं और तुरंत के तुरंत वायुमंडल से फटाफट मशीन CO2 सोख लेते हैं। पेड़ पौधा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम सारा ये काहे नहीं लग रहा है जी? काहे कि बहुत महंगा विधि है, एक लगाने में लगभग करोड़ों रुपये तक का खर्चा आ जाता है, इसीलिए इसको नहीं लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा गलत, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ईंधन पद प्रायः सुर्खियों में देखा जाता है। ई ईंधन पद सुर्खियों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है ई ईंधन पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ई ईंधन पद जो है यहाँ पर कह रहा है जीवाश्म ईंधनों और उन्नत परिशोधन तकनीकों पर आधारित ईंधन है। जीवाश्म ईंधन और उन्नत परिशोधन तकनीकों पर आधारित ईंधन है। उसके बाद से दे रहा आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों से उत्पादित ईंधन है। उसके बाद से नवीकरणीय ऊर्जा और अभिग्रहण किए गए CO2 से निर्मित ईंधन है। तो यहाँ पर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ई ईंधन प्राय का संबंध जो है यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा है और अभिग्रहण किए गए। अभी अब बताए हैं कि CO2 जो है, जो कि हम लोग डायरेक्ट एयर कैप्चर से CO2, इसमें CO2 के साथ साथ अन्य CH4 जैसी गैसें भी अवशोषित कर ली जाती हैं। और तो यहाँ पर जो CH4 अवशोषित कर ली जाएंगी तो इसको ले जाकर कैप्चर करने के बाद इसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाएगा CH4। अब बताइए, ईंधन जब बन गया तो ये क्या है? नवीकरणीय ही ना है। कहीं से भी मशीन लगाइए, कहीं पर भी दलदल वाले स्थान पर ले जाकर मशीन लगाइए और CH4 कैप्चर कर लीजिए और तुरंत ले जाकर खाना बना लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा है, इसीलिए इसको ई ईंधन कहा जाता है। कहीं पर चलते रहिए, खाना काम खत्म हुआ
तुरंत दलदल उलदल या फिर नदी के तालाब के पास जाइए, जहाँ पर सड़ा गला जगह हो, वहाँ पर मशीन लगाइए, CH4 इकट्ठा कीजिए और तुरंत खाना बनाकर, फ्रेश खाना बनाकर निकल जाइए। इसीलिए इसको ई ईंधन कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर क्या विचार करना है? भू राजनीतिक विवादित क्षेत्र और संबंध देश। कौन सा राजनीतिक क्षेत्र किससे विवादित है, यही देखना है। और क्या देखना है जी? तो सही कथन का सुमेलित करना है। यहाँ पर दे रहा है सर क्रिक, भारत और श्रीलंका। अब बताइए, ब्लू लाइन को इजराइल और फिलिस्तीन, और उसके बाद से डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सर क्रिक किसके बीच विवादित है जी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, पीछे के पाकिस्तान से विवादित है, ना कि श्रीलंका से। और उसके ब्लू लाइन जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, यहाँ पर कह रहा है कि फिलिस्तीन के बीच जो है जी, तो यहाँ पर जो है ब्लू लाइन जो है फिलिस्तीन नहीं, बल्कि यहाँ पर कौन? लेबनान से विवादित है। ब्लू लाइन लेबनान होना चाहिए, इजराइल और लेबनान के बीच विवादित है। यहाँ पर दूसरा नंबर भी गलत, एक नंबर भी गलत, तीसरा नंबर तेरा डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान एकदम सही है। तो तीसरा नंबर सही है। तो यहाँ पर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड के संदर्भ में विचार करना है। इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, और यहाँ पर क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड के संदर्भ में यह कह रहा है, यह देशज और स्थानीय समुदायों को उनकी संरक्षण, सतत विकास उपलब्धियों के लिए सम्मानित करता है। इक्वेटर इनिशिएटिव सम्मानित करता है जी। उसके बाद से दे रहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा आयोजित किया जाता है। इक्वेटर इनिशिएटिव को यूएनडीपी द्वारा आयोजित किया जाता है जी। यहाँ पर और क्या देखना है जी? तो सही कथन देखना है, केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पर इक्वेटर इनिशिएटिव का संबंध जो है दोनों का दोनों एकदम सही है। यूएनडीपी द्वारा शुरू किया गया है इसको, इक्वेटर इनिशिएटिव को। स्थानीय समुदाय और उनकी संरक्षण और सतत विकास के लिए यह शुरू किया गया है। जो स्थानीय समुदाय जैसे कि जनजातियां जो होती है जंगलों में रहती है, उनको विकास के नाम पर या फिर कहीं खनन करने के लिए या फिर नदी परियोजना या फिर वन परियोजना के लिए इनको बाहर, जंगलों से बाहर निकल जाने को मजबूर किया जाता है, जहाँ पर ये शहरों में आकर या फिर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतलब गरीबी वाला जीवन बिताते हैं। तो ऐसा इनके साथ ना हो, इसीलिए यूएनडीपी ने पहल शुरू किया इक्वेटर इनिशिएटिव। अब जो अगर मान लीजिए कोई भी जनजाति को निकाला नहीं जाएगा जंगलों से, कहना है इसका यूएनडीपी का। अगर निकालने की मजबूरी भी हो जाएगी, अगर निकाल भी दिया जाए तो उनको पुनर्वास दिया जाए, अर्थात निश्चित जगह पर बसाया जाए, उनको आजीविका की सुरक्षा दी जाए, उनके रहन सहन जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता डाली जाए। ऐसा यूएनडीपी का पहल है यह। और जहाँ पर भी ऐसा विस्थापन होता है, यूएनडीपी जहाँ वहाँ पर जाकर सर्वेक्षण करता है, इसे इक्वेटर इनिशिएटिव के तहत। इसको ध्यान में रखने वाला चीज है। यहाँ पर दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मराठा सैन्य किलों के संदर्भ में, मराठा सैन्य किलों के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी? मराठा किलों के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है, मराठा किला सैन्य किलों के संदर्भ में। और क्या कैसा ऑप्शन दिया हुआ है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सही है जी, मराठा सैन्य किलों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तेरा भारत का मराठा सैन्य किलों को हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। 44वें धरोहर स्थल के रूप में। इसके बाद से इसे सांस्कृतिक भूदृश्य में शामिल सभी किले महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है जी। यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है, यूनेस्को के 44वें यूनेस्को धरोहर सम्मेलन में शामिल किया गया है। लेकिन जो यहाँ पर दे रहा है, ये सभी किले जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है, एकदम सरासर गलती है। यहाँ पर एक किला जो है जिंजी किला जो है, जिंजी किला कहाँ पर है जी? तो जिंजी किला एक तमिलनाडु में है, ना कि महाराष्ट्र में है, तो इसीलिए यह गलती हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर गलत, एक नंबर सही, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीथेन उत्सर्जन के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी? तो सही विचार करना है। कैसा? तो सही विचार करना है। मीथेन उत्सर्जन, यहाँ पर दे रहा है, मीथेन का आधे से अधिक उत्सर्जन मानव गतिविधियों से होता है। आधे से अधिक उत्सर्जन जो है मानव गतिविधियों से होता है। उसके बाद से आर्द्र भूमियां मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। आर्द्र भूमियां मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है जी। उसके बाद से दे रहा है, जीवाश्म ईंधन मानव जनित मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर जो है एक नंबर सही है कि मीथेन के आधे से अधिक उत्सर्जन का मानव गतिविधियां कारक है। और इसके बाद से जो 60% जो है, कितना प्रतिशत? 60% मानव कारक से। मानव कारक का बनता है जी? तो गिल पाक कर देना, मतलब गिल पाक मतलब का कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देना। कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देंगे, सड़ता है, मीथेन निकलता है। दूसरा कारक है कि जो खनन करते हैं, मतलब कि तेल का निष्कर्षण किए, या फिर कहें तो धातु अधातु या फिर दुर्लभ मृदा तत्व का जब निष्कर्षण करते हैं, तो वहां से भी मीथेन का उत्सर्जन हो जाता है। गाड़ियां चलाते हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत मीथेन का उत्सर्जन हो जाता है। इस तरह से कुल का 40-60% सिर्फ मानव ही उत्सर्जन करता है। और लेकिन सबसे बड़ा स्रोत का है, प्राकृतिक स्रोत जो है कौन? आर्द्र भूमियां है। आर्द्र भूमियां जो होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गिल पाक कहाँ होता है? तो आर्द्र भूमि में होता है। यहाँ पर कम जल रहता है, कीचड़ पाकी रहता है, जिसके कारण यहाँ से बहुत सारे घास फूस हमेशा सड़ते रहते हैं और मीथेन निकालते रहते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर सही है।
लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि जीवाश्म ईंधन मानव जनित मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर जो है ये तीसरा नंबर गलत है कि जीवाश्म ईंधन जो है मानव उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत नहीं है। या सबसे बड़ा स्रोत क्या है जी? तो कृषि है। और कितना प्रतिशत जितना भी मानव द्वारा उत्सर्जित होता है उसका 40% सिर्फ कृषि से निकल जाता है। इसको ध्यान में रखने वाला चीज है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्रोत कौन है जी? जी मीथेन प्रदूषण का। तो धान का खेत सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। यहाँ पर कृषि, यहाँ पर मीथेन उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन की जगह क्या होना चाहिए था? कृषि होना चाहिए था। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में विचार करना है। कार्बन क्रेडिट और कैसा विचार करना है जी? तो सही विचार करना है, और वो भी किसके साथ? एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो दांत दिखाकर खुश होने की जरूरत है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के साथ विचार करना है कार्बन क्रेडिट पर। यहाँ पर दे रहा है ये कैप एंड ट्रेड प्रणाली पर कार्य करते हैं। उसके बाद से एक कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य उत्सर्जन को द्योतित करता है। इसका से इसका शेयर बाजार में कारोबार किया जा सकता है। यहाँ पर कैप एंड ट्रेड, सबसे पहले कार्बन क्रेडिट को आप लोग देख सकते हैं कि एक तरह से सभी कंपनियों को कार्बन क्रेडिट को एक तरह से अवधारणा को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 कंपनियां ए और बी, इन दोनों को एक निश्चित लक्ष्य दिया जाता है कि इससे अधिक कार्बन का उत्सर्जन नहीं करना है। मान लीजिए कि 100 यूनिट, मान लीजिए कितना? 100 यूनिट मान लेते हैं। 100 यूनिट इस पर निर्धारित लक्ष्य किया गया। लेकिन इसने क्या किया जी? फर्स्ट कंपनी थी तो इसने क्या किया? 90 यूनिट का ही उत्सर्जन किया, और इसने क्या कर दिया? 110 यूनिट का उत्सर्जन कर दिया। अब ये जो है अपना नियम का उल्लंघन कर चुका है। कितना उल्लंघन किया? तो 10 यूनिट का। और इसने अपने रक्षा करने के लिए मतलब 10 यूनिट कम ही उत्सर्जन किया था। ये क्या करेगा? इस पर तो जबरदस्ती सरकार कहेगी कि जवाब दीजिए, काहे ने किया ऐसा, काहे किया? तो ये कहेगी कि हम जवाब का देंगे। कंपनी बंद करने की जगह 10 यूनिट खर्च किए हैं ना, तो 10 यूनिट हम खर्च किए हैं तो ये दे देते हैं भैया को। और इससे क्या करते हैं? तो एक तरह से रसीद ले लेते हैं कि ये दिखा देगा कि जो ऐसा रसीद जो दिखाता हो कि 10 यूनिट कम है। तो यहाँ पर इसको मेकअप करने की तरह हम लोग बात करेंगे। ये जो है इसको बेच देगा, और ये शेयर मार्केट में भी जो बॉन्ड इसको बेचेगा, ये जाकर शेयर मार्केट में लगाकर इससे पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो ऑप्शन सही हैं, तो अर्थात तीनों के तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनियमन मंच। वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनियम मंच AQMX जिसको बोलते हैं, किस संगठन से संबंध है? जो AQMX किससे संबंध है? तो यहाँ पर दे रहा है WHO, अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण संघ। उसके बाद से दे रहा है जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन। उसके बाद से है खाद्य और कृषि संगठन। तो यहाँ पर जो है इसका संबंध जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन से जुड़ा हुआ है, जिसको CCAC बोलते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनियम मंच जो है CCAC से संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, समय भी ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर दे रहा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में विचार करना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3। उसके बाद से है केवल 2। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट ही देखिएगा। यह कह रहा है कि शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है जी। तो यहाँ पर जो है ये जो है ठोस प्रबंधन अधिनियम के तहत नहीं, बल्कि सॉरी, ये जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा नहीं, बल्कि MoEFCC के द्वारा, जिसको जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कहते हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ये काम करता है, इसको अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत ही करता है, लेकिन MoEFCC द्वारा किया जाता है, ना कि MoHFW द्वारा। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। दूसरा नंबर जो है निम्नानुसार अपशिष्ट उत्पादकों के अपशिष्ट को 3 श्रेणियों गीला, सूखा, खतरनाक अपशिष्ट में पृथक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एकदम दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा नंबर नियमानुसार जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को मिथेनेशन विधि से संसाधित एवं उच्चारित किया जाना चाहिए। तो एकदम सही है, इसको उच्चारित किया जाना चाहिए। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोगों ने 100 तक के क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे टेस्ट नंबर 20 पर। तब तक के लिए धन्यवाद।